लेखक विचारक बड़ा नहीं होता, फिलासफर भी नहीं होता, क्योंकि अगर अपने को फिलासफर मान लेगा, बड़ा विचारक मान लेगा, तो औरों की नहीं सुनेगा, अपनी ही जोतेगा। इसलिए मैं ये मानता हूँ कुछ तो कहना ही है। प्रगति हुई है, आर्थिक प्रगति हुई है, वैज्ञानिक प्रगति हुई है, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक खुद को ही नहीं आदमी बना पाया, वरना क्या क्या नहीं ये आदमी बना पाया। कि जो गति पहले थी वही मंद हुई है। दरअसल लेखन कैसे होता है इसको बता पाना बहुत मुश्किल है। वो जो उसकी अंतः क्रिया है, कहीं आपने सुन लिया कोई गीत का मुखड़ा, कहीं आपने कोई संवाद सुन लिया, उसको संजो लिया, कहीं कोई दृश्य देख लिया। इन चीजों को इस तरह जोड़ना है कि वो एक यूनिट बन जाए। हमने जिन लेखक के लिए उपलक्ष 75 की ये महफिल आरास्ता की है, उनके नाम और काम से हिंदी जगत बखूबी वाकिफ है। उनका काम ऐसा ज़रूरी और नाकाबिले फरामोश है कि उनके जिक्र के बगैर मौजूदा दौर के हिंदी साहित्य का जिक्र भी अधूरा मालूम होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं शिवमूर्ति जी का जिक्र कर रहा हूँ। आज हम सब इस तकरीब में, इस कार्यक्रम में न सिर्फ उनके लेखन पर गुफ्तगू करेंगे, बल्कि उनके जीवन संघर्ष, समाज को देखने वाली उनकी अदबी निगाह और एक अदीब के तौर पर आज के दौर के लिए उनके नुक्ता नज़र पर भी बात होगी। कथाकार शिवमूर्ति का जन्म सन 1950 में सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के गांव में एक सीमांत किसान परिवार में हुआ। आपको कम उम्री में ही घर बार की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी, फिर भी आपने अपनी पढ़ाई का सिलसिला जारी रखा। आपकी प्रकाशित किताबों में केशर कस्तूरी और कुच्ची का कानून जैसे कहानी संग्रह और कसाई बाड़ा नामी नाटक और त्रिशूल, दर्पण और अगम बहे दरियाओं जैसे अहम उपन्यास शामिल हैं। कसाई बाड़ा, तिरिया चरित्र, भरतनाट्यम तथा सिरी उपमा जोग पर फिल्में भी बन चुकी हैं। तिरिया चरित्र को हंस पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ कहानी का पुरस्कार, इसके अलावा आपको आनंद सागर स्मृति कथाक्रम सम्मान, लम्ही सम्मान और श्रीलाल शुक्ल स्मृति को साहित्य सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। आज की महफिल का बाकायदा आगाज करने के लिए मैं राजकमल प्रकाशन के प्रबंध निदेशक अशोक महेश्वरी जी को बुलाना चाहूँगा। कृपया आप यहाँ आएँ और अपने स्वागत भाषण से आज के सिलसिले की शुरुआत करें। शुक्रिया। नमस्कार। उपलक्ष 75 की दूसरी कड़ी में आज हम शिवमूर्ति जी के बारे में उन्हीं से जानेंगे। यूँ तो हम सभी शिवमूर्ति जी से परिचित हैं, इनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, इनकी रचनाओं के बारे में भी जानते हैं। आप सब ने इनकी कोई न कोई कहानी, कोई न कोई उपन्यास जरूर पढ़ा होगा और बहुत दिनों तक उस रचना का कोई पात्र, कोई घटना आपके इर्द गिर्द घूमते रहे होंगे। मैंने इनके पहली रचना तिरिया चरित्र पढ़ी थी हंस में। कहानी बिल्कुल सच्ची लगी थी। महीनों तक दिल दिमाग में यह सादृश्य नाचती रही थी। इनसे संपर्क किया और इनका पहला कहानी संग्रह केशर कस्तूरी प्रकाशित किया। इससे पहले इनकी किताब कसाई बाड़ा प्रकाशित हो चुकी थी। अभी वो शिवमूर्ति जी के साथ में है। यह इसी नाम की कहानी का नाट्य रूपांतरण था। इस पर फिल्म भी बनी थी। शिवमूर्ति हिंदी के उन बिरले रचनाकारों में हैं जिनकी हर रचना जिंदा पात्रों के इर्द गिर्द बुनी जाती है। ग्रामीण जीवन का इतना सटीक और सजीव चित्रण चंद्र किशोर जायसवाल के अतिरिक्त समकालीन लेखकों में कम ही दिखाई पड़ता है। अगम बहे दरियाव इनका बहुचर्चित उपन्यास है। पाठकों ने इसका खुले दिल से स्वागत किया है। 600 पृष्ठों के विस्तार के बावजूद इसके 2 वर्ष से भी कम समय में 3 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। आज
रविकांत जी और चंदर पांडे जी शिवमूर्ति जी से बात करेंगे। आशा करनी चाहिए कि बहुत सी नई बातें हमें जानने को मिलेंगी। शिवमूर्ति की रचनाओं से संगीतमय पाठ दिलीप गुप्ता जी के साथ साइक्लोरामा नाट्य समूह कर रहा है। हम इसका और आप सबका हृदय से स्वागत करते हैं। धन्यवाद। मैं राजकमल की टीम से कहूँगा कि वो जो नजराने हम पेश करना चाहते हैं शिवमूर्ति जी को, वो लेकर आ जाएं। और अशोक महेश्वरी जी से दरख्वास्त करूँगा कि आप शिवमूर्ति जी को ये तोहफे पेश करके राजकमल की जानिब से सम्मानित करें। आप लोग इस मौके पे तालियां बजाएं। बहुत शुक्रिया अशोक जी और शिवमूर्ति जी। अब मैं साइक्लोरामा नाट्य समूह द्वारा शिवमूर्ति जी की किताबों अगम बहे दरियाओं और केशर कस्तूरी से संगीत में पाठ्य प्रस्तुति के लिए साइक्लोरामा के साथियों को मंच पर बुलाना चाहूँगा। साइक्लोरामा दिल्ली का एक प्रयोगधर्मी नाट्य समूह है जो मानता है कि रंगमंच केवल तफरीह नहीं बल्कि समाज और इंसानी तजुर्बों को समझने का जरिया है। इसकी उल्लेखनीय प्रस्तुतियों में बथान, स्वांग उर्फ चॉकलेट, फ्रेंड्स, नेटुआ, मगध और ठेके पर मुशायरा शामिल हैं। पिछले 2 दशकों से रंगमंच में सक्रिय दिलीप गुप्ता साइक्लोरामा के संस्थापक निदेशक हैं। आप अभिनय, निर्देशन और लेखन तीनों में समान रूप से दक्ष हैं। रंगमंच के साथ आपने रॉकस्टार, अनारकली उर्फ आरा और लाल सिंह चड्ढा जैसी फिल्मों में भी अभिनय किया है। आपको इनलैक्स थिएटर अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली से अभिनय में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त अनुप्रिया एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री हैं। कर्णगाथा, विदेशिया, मदर करेज, कॉक्सियन चौक सर्कल जैसे आपके नाटक विशेष रूप से सराहे गए हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NST वाराणसी से रंगमंच औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त गौरव कुमार पिछले 7 वर्षों से अभिनय, निर्देशन और संगीत के क्षेत्र में सक्रिय हैं। उन्होंने नाटक और संगीत को एक साथ पिरोकर प्रभावशाली प्रस्तुतियां दी हैं। संगीत और कला के शौकीन युवा रंगकर्मी तुषार अनेक प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं। शुक्रिया। नमस्कार। तो आइए बिना किसी भूमिका और बिना किसी देरी के हम अंश पाठ प्रस्तुत करते हैं। अंश पाठ में पहले अगम बहे दरियाव का अंश पाठ और उसके बाद कहानी केशर कस्तूरी का अंश पाठ। तो लीजिए अगम बहे दरियाव का अंश पाठ प्रस्तुत। नदिया कहर घाघरा अगम बहे सरयू नदिया कहर घाघरा अगम बहे अपनी दुनिया के उस जंगल, नदी, ताल, खेत खलिहान, पशु पक्षी और लोग लुगाइयों को तथा उस काल खंड को समर्पित प्रतिरोध, प्रेम और पीड़ा का मर्म स्पर्शी आख्यान अगम बहे दरियाव का अंश पाठ प्रस्तुत करते हैं।
दलित बस्ती बड़ेला ताल के दक्षिणी भीटे पर बसी है। पहले इसकी झाड़ियों के बीच लोमड़ी, खरगोश और नेवले बिल बनाकर रहते थे। शाम को सियारों का झुंड जंगल से निकलकर भीटे पर जुटता और हुआ हुआ का सामूहिक उद्घोष करने के बाद जिस गन्ने मक्के या फूट के खेत को निशाना बनाना तय होता, उस पर धावा बोलता। तब इस भीटे को सियरहवा भीटा कहते थे। वैसे तो सियार हमेशा जोड़े में रहते थे, पर कभी कभी खासकर जाड़े के महीने में जब धूप खिली हो, कोई अकेला सियार किसी लोमड़ी से छूट लेने की कोशिश करते देखा जा सकता था। तब लोमड़ी के नखरे देखने लायक होते थे। रेलवे लाइन आने पर तब के सियारों को शायद काले कलुटे इंजन का विकराल रूप, उसकी धमक और सीटी की कर्कश आवाज रास नहीं आई। उन्होंने भीटे का त्याग कर दिया। तब इस पर दलित जातियों ने कब्जा करना शुरू किया। वे इधर उधर से आकर बसने लगे। टोले का नाम पड़ा सियरहवा टोला। अब रहते तो दलित हैं, लेकिन नाम सियारों का ही चल रहा है। दलित परिवार लगभग पूरी तरह भूमिहीन है। सरकार ने समय समय पर उन्हें जिस जमीन पर पट्टा दिया, उस पर कभी उनका कब्जा नहीं हो पाया। वे मजदूरी करते हैं या बटाई पर खेती करते हैं। अपवाद छोड़ दें तो यहाँ सबल मानी जाने वाली जातियों के नाम में राम आगे आगे चलते हैं। यथा राम प्रताप, राम कुमार, राम बहो, राम आधार, राम बरन, राम करण, राम जियावन, राम लुटावन, राम चरण, राम बचन आदि। और दलित समुदाय के नाम में राम पीछे से सहारा देते हैं। यथा तुलसी राम, सीताराम, कोदई राम, भगेलू राम, जीतन राम, गणपत राम, विदेशी राम, परदेसी राम आदि। अभिवादन के लिए ब्राह्मणों को पैलगी के अलावा सारे समाज में राम राम, सीताराम, जय राम प्रचलित था। अब नमस्ते, नमस्कार, जब तब जय भीम, नमो बुद्धाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण जैसे संबोधन भी प्रचलन में आ गए हैं। गांव के नामों में परिवर्तन करने की आकांक्षा भी इधर सिर उठाती दिख रही है। पड़ोसी गांव का एक समुदाय अपने गांव का नाम अब भी पहले से प्रचलित गनीपुर बनाए रखना चाहता है, तो दूसरे समुदाय के कुछ लोग इसे ज्ञानीपुर कर देना चाहते हैं। रामगंज का मेला इस इलाके के सांस्कृतिक जीवन में खास महत्व रखता है। चारों तरफ से 2-2.5 कोस दूर तक के लोग इस मेले में आते हैं। पहले तो 3-4 दिन पहले से दुकानदार बैलगाड़ियों पर सामान लादे पहुंचने लगते थे। विशाल आम के बाग में बाहरी वृत्त पर सैकड़ों बैलगाड़ियां पार्क हो जाती थी। उनके विशाल डील डॉल और बड़े बड़े सींगों वाले बैल बोरे पर दाना भूसा खाते कितने भव्य लगते थे। अब बैलगाड़ियों की संख्या घटी है, उनकी जगह ट्रक और टेम्पो आने लगे हैं। ये मेला वर्षों से बिछड़ी सहेलियों और पूर्व प्रेमी प्रेमिकाओं का मिलन स्थल है। बचपन की सहेलियां अलग अलग दिशाओं में ब्याह दी गईं या विवाह के बाद प्रेमी पीछे छूट गए। संभव है इस मेले में उनसे मुलाकात हो जाए। विशाल बाग के बाहरी हिस्से में हर गांव के लोगों ने अपनी जगह तय कर रखी है। आम या महुए के उसी खास पेड़ के नीचे वे सुस्ताने के लिए इकट्ठे होंगे। वर्षों से ऐसा है और सबको इसकी जानकारी है। नए नए प्रेमी प्रेमिका बने और साथ जीने मरने की कसम खा चुके जोड़े भी इस मेले का इंतजार करते हैं। यहीं से शाम 7 बजे वाली गाड़ी पकड़कर बंबई सूरत भाग चलेंगे। पुराने जमाने के प्रेमियों के किस्से तो कराची, काबुल और रंगून तक भगा ले जाने की है। कभी कभी वहां से उनकी दूसरी पीढ़ियां ही लौटती थी। 2 दिन के इस मेले के 3 प्रमुख आकर्षण हैं। एक है पहले दिन शाम को होने वाला झाबर का खेल, दूसरा है रात में होने वाली नौटंकी और तीसरा अगले दिन दोपहर से होने वाली कुश्ती का दंगल। तो आइए नौटंकी का एक दृश्य देखते हैं।
बजते बजते नगाड़े पर चोट पड़ने लगती है। देखते देखते आधे से ज्यादा सिंदूरिया बाग का मैदान दर्शकों से भर जाता है। अभी से आगे की जगह छेकानी होगी। भगवत पाणे लंबा कुर्ता पहने, तहमद लपेटे, सिर पर रंगीन राजस्थानी पगड़ी बांधे स्टेज पर आते हैं और माइक टेस्टिंग के बाद ऐलान करते हैं। गांव बनकटा खुद के कह भगवत निशंसा, आज सिंदूरिया बाग में बजे फतेह का डंका। पाड़े ने अपना तखल्लुस निशंक रखा है। अपने गांव का नाम सुनकर बनकटा गांव के लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। पाड़े की नौटंकी कंपनी इलाके में गांव का नाम मशहूर कर रही है। सामूहिक वंदना करने और 2-3 छुट्टा छपरहिया गानों के बाद खेला शुरू करने की आवाज उठने लगती है। रुको भाई, ये काल छप रही है और सुनने दो। अली गैली वाली बोली के गानों को इधर छपरहिया गीत कहते हैं। इनमें रस ज्यादा होता है। छपरा भागलपुर की ओर से आने वाली कंपनियों ने इसका स्वाद जगाया है। अब फूल कुंवरी अपना मुजरा शुरू करती है। सुनने वालों में हर उम्र और हैसियत के लोग दिख रहे हैं। जरा ठहरो बलम, रात बहुते पड़ी। जरा ठहरो बलम, रात बहुते पड़ी। बहुत पड़ी रात बहुते पड़ी। बहुत पड़ी रात बहुते पड़ी। जरा ठहरो बलम, रात बहुते पड़ी। जरा ठहरो बलम, रात बहुते पड़ी। लगता है बलम अपना काम निकाल कर भागना चाहता है। अब वो भी क्या करें, हमने भी झेला है। सबके सोने के बाद चोर की तरह घर में घुसते थे। उसी समय कोई खांस या छींक देता तो चिढ़ जाते। जल्दी जल्दी पार उतरते और दबे पांव वापस। ये भी पता लगाने की कोशिश नहीं करते कि जोड़ीदार भी पार उतर पाया कि नहीं। यही बात है, रुकने की मनोहार इसीलिए कर रही है। अरे एक बार तो अपने ही गांव में ऐसा हुआ कि बाप और जवान बेटा दोनों लोग घर के अंदर चले गए। बाहर दोनों की चारपाई सुनी। कोई उधर से गुजरा, उसे मजाक सूझा। उसने बाहर से किवाड़ में कुंडी लगा दी। कौन थे? कैसे निकले? अब छोड़ो, किसी को बेपर्द करने से क्या फायदा। ऊपर वाले ने जैसा रूप दिया है वैसा ही गला भी। क्या कोयल की तरह कूक रही है। कमर की लचक देखिए। फिरकी की तरह नाचती फूल कुंवरी के हरे घाघरे के छत्राकार घेरे की भंवर में दर्शकों का मन गोते लगा रहा है। उमरिया बारी बीती जाए, उमरिया बारी बीती जाए, बलम घर नाही आए। उमरिया बारी बीती जाए, बलम घर नाही आए। उमरिया आए हैं, इधर बैठे हैं। कई दिशाओं से आवाज उठती। सुल्ताना भी भेष बदल कर मुजरा सुनने वालों के बीच बैठा है। 2 ही गानों में वो प्रेम बाण से घायल हो गया, लेकिन मूर्छित नहीं होता, खड़ा हो जाता है। सारे दर्शक पहचान कर हर्ष ध्वनि करते हैं, यही है सुल्ताना। लेकिन फूल कुंवरी नहीं पहचानती। सुल्ताना ठुमक ठुमक कर कदम बढ़ाते हुए गाता है। मोसे नैना रे मोसे नैना लड़ाई ले गुजरिया, मोसे नैना लड़ाई ले गुजरिया। हम परदेसी बड़ी दूर के, मोसे नैना लड़ाई ले गुजरिया। हम परदेसी बड़ी दूर के। क्या मिलेगा तुमसे नैना लड़ाकर नौजवान? क्या है तुम्हारी झोली में? मैं तो सिपहिया से नैन लड़ाऊंगी, जो मुझे सोने के महल में रखेगा, चांदी के बर्तन में खिलाएगा, चंदन के पलंग पर सुलाएगा। मैं तुम्हें अपने दिल में रखूंगा रानी, अपने हाथों से खिलाऊंगा, अपनी गोद में सुलाऊंगा। नादान नौजवान, दुनिया दिल से नहीं दौलत से चलती है। कैसे कैसे कंगाल चले आते हैं मजनू बनकर। ऐसी गुस्ताखी। प्यारी कंगाल
कंगाल किसको समझती है तू, प्यारी कंगाल किसको समझती है तू, मेरी दौलत जमा है अमीरों के घर, जब कहेगी मैं जाके ढोलाऊंगा, जब कहेगी मैं जा करके ढोलाऊंगा, ये मोती से भर दूंगा मैं तेरा घर, ये मोती से भर दूंगा मैं तेरा घर, ये मोती से भर दूंगा मैं तेरा घर। एक दर्शक दूसरे से पूछता है, काका सोने की कीमत ज्यादा होती है कि हीरे की? काका कहते हैं, अपनी अपनी पसंद, मेरी माँ तो जब तक जिंदा रही सोने का ही गुण गाती रही। फूल कुंवरी का उधर लहजा नरम पड़ जाता है, सिर झुकाकर आदाब बजाते हुए कहती है, खनीज की गुस्ताखी माफ करे हुजूर, अपनी पहचान जाहिर करना चाहेंगे? वक्त आने पर। नौजवान एक झटके से नेपथ्य में जाने को मुड़ता है। सुनो हुजूर, सुनो, आज आए हो और कल चले जाओगे, आज आए हो और कल चले जाओगे, ये सितम मुझको दिलबर गवारा नहीं, उम्र भर का सहारा बनो तो बनो, उम्र भर का सहारा बनो तो बनो, चार दिन का सहारा सहारा है, चार दिन का सहारा सहारा है, चार दिन का सहारा सहारा है। नौजवान एक बार मुड़कर देखता है, दोनों की नजरें चार होती हैं। दम 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 दम, नगाड़ा देर तक दमदमाता रहता है। फूल कुंवरी ने भले न पहचाना हो, लेकिन मुखबिर ने न सिर्फ पहचान लिया बल्कि फौरन ये खबर पुलिस अफसर यंग के पास पहुंचा दी। नौजवान के नेपथ्य में अदृश्य होते ही मंच की दूसरी तरफ से यंग प्रवेश करता है। ऐ लड़की, सुल्ताना तेरे कोठे पर आता है, उसे पुलिस से गिरफ्तार कराना मांगता। नहीं हुजूर, सुल्ताना को पहले मैं गिरफ्तार करूंगी। दोनों बाहों का घेरा बनाती है, नीचे के होंठ दांत से दबाती है और आंख मारकर कहती है, फिर पुलिस। ओके ओके, फूल कुंवर तुम बहुत चंट है, तुमको बहुत इनाम देगा। अब खेला जमेगा, भीड़ ठसा ठस है, लघुशंका लगी है, दबा कर बैठे रहो, निकले तो लौट नहीं पाओगे। सुल्ताना के गिरफ्तार होते होते आधा घंटा दिन चढ़ाया है, लेकिन मजाल है कि भीड़ टस से मस हुई हो। कमाल का पार्ट करती है अनारा, इलाके की शान है। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब लीजिए, प्रस्तुत है कहानी केशर कस्तूरी से अंश पाठ। मित्र के आग्रह पर मुझे फिर केशर के मायके जाना पड़ रहा है। वो लड़का जिसे वे 2 साल पहले देखकर मन ही मन खारिज कर चुके थे, इस साल अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज के लिए चुन लिया गया था। मित्र को पता चला तो आतुर हो गए। बिना एक दिन की भी देर किए वे मुझे साथ लेकर चल दिए। इस बार यह रिश्ता वे किसी भी कीमत पर पक्का कर लेना चाहते थे। केशर की मां से पता चला कि केशर अपनी ससुराल में है। उसका पति पास के एक भट्ठे पर इसी दशहरे से मुंशीगिरी करता है। केशर को लड़की पैदा हुई थी जो 2 महीने की होकर पिछले हफ्ते गुजर गई थी। उसके बप्पा अगले दिन उसकी विदाई कराने जा रहे थे। उन्होंने मुझसे भी साथ चलने का आग्रह किया। केशर को देखने की इच्छा थी, लेकिन उसके सामने पड़ने में थोड़ी झिझक लग रही थी। कुछ अपराध बोध आड़े आ रहा था। लेकिन शाम को पता चला कि दहेज की रकम घटवाने के लिए मित्र को लड़के के बाप के दरवाजे पर अभी 1 दिन और जमना पड़ेगा।
तो मैं भी केशर के ससुराल जाने को तैयार हो गया। हम लोग पहुंचे तो घंटा भर दिन शेष था। पुराने खपरेल घर का पिछला हिस्सा केशर को बंटवारे में मिला था, इसलिए पिछवाड़े पश्चिम तरफ मोहार द्वार फोड़ दिया गया था। सबसे आगे एक मटमैला हड़ा बैल जाड़े से रोए फुलाए खड़ा था। उसके बाद पुआल का ऊंचा ढेर की आड़ लेकर धूप सेंकती बैठी थी केशर की बूढ़ी अशक्त और लगभग अंधी सास। बगल में एक चारपाई खड़ी थी। जमीन पर बिछे पुआल के एक सिरे पर 1.5-2 हाथ लंबी तेल और मैल से चिकट एक काली कथरी सूख रही थी। कथरी से बूढ़ी तक 2.5-3 गज लंबे क्षेत्र में मक्खियां भिनक रही थी। साए साए करके हाफती बूढ़ी रह रहकर खांसती और बलगम का एक लोंदा बगल में लुढ़का देती। हर लोंदे पर मक्खियों का काला गोला जमा था। हम लोगों ने साइकिल खड़ी करके बूढ़ी को अभिवादन किया और पास खड़ी चारपाई बिछाकर बैठ गए। मक्खियां एक बार जोर से भिनभिनाई, फिर अपनी अपनी जगह जम गई। सामने ओसारे में कुछ अर्धनग्न बच्चे भागने कूदने वाला कोई खेल खेलते हुए ठंड से लड़ रहे थे। मात्र गंदी बनियान पहने एक सबसे छोटा बच्चा आंसू नाक और राल चुआता बैठा हुचक हुचक कर रो रहा था। बूढ़ी हम लोगों को पहचान न सकी तो पूछा, कहाँ घर पड़े? केशर के बप्पा ने बताया तो बूढ़ी संकोच में पड़ गई। घुटने तक मुड़ी धोती को खींचकर पैर ढांपने लगी। घर परिवार का हाल पूछा, फिर नातिन को याद करके रोने लगी। खेलते बच्चों ने आकर घेर लिया। मैंने देखा बूढ़ी वही स्वेटर पहनी थी जिसे 4 साल पहले पत्नी ने केशर को दिया था। तब तक केशर पड़ोस से कलछुल में आग लेकर लौटी। हम लोगों को पहचाना तो घूंघट उठा दिया। आग ओसारे के चूल्हे में रखकर मेरे पैरों से लिपट गए। फिर तो जो कारण करके और हिचक हिचक कर रोना शुरू किया उसने कि उसकी पीठ से कलेजा दलकने लगा। झर झरते आंसू से मोजा भीगने लगे। विलाप की कातरता ने आस पड़ोस की औरतों को खींच लिया। भीड़ बढ़ने लगी। लगा जैसे विलाप करती केशर ताना मार रही थी कि मेरे बप्पा तो गरीब थे, असमर्थ थे, लेकिन आपको तो ऊपर वाले ने समर्थ बना दिया था। आप तो मेरे लिए कुछ कर सकते थे। जितने दिन मौका मिला आपकी सगी लड़की से बढ़कर मैंने आपकी सेवा की थी। देना नहीं था तो मांग मांग किस मुंह से कहा था। एक बार मुंह खोलकर मांग लिया तो केशर के घर का रास्ता ही भूल गए। मेरी आंखें धारोदार बहने लगी। सचमुच इस बेटी के लिए लगकर कुछ किया जा सकता था जो नहीं किया गया, बल्कि अपने साथ रखकर आराम और साधन संपन्नता की दुनिया से परिचय कराकर इसके दुख को और दूना कर दिया मैंने। ये वो केशर नहीं थी जो पहले थी। ये तो उसकी कंकाल मात्र थी। इस कनकनाती ठंड में मात्र नायलॉन की घिसी मटमैली साड़ी और सूती ब्लाउज में कांपती। मैं बेचैन हो गया। किन शब्दों में धीरज बंधाकर चुप करा। मेरी पुत्री रे, केशर बेटी रे, चुप हो जा रे, चुप हो जा। मेरे बाद उसने बाप के पैर पकड़ लिए। इकट्ठा औरतों ने मुझसे मेरा परिचय पूछा, फिर बतलाया कि बहू अक्सर आपको याद करती है। आपने ही उसे सिलाई मशीन दी है? आप ही के पास रहकर सिलाई भी सीखी है ना?
संयत होकर केशर ने परिवार के अड़ोस पड़ोस के एक एक सदस्य की कुशल क्षेम पूछा। फिर एक मौनी में लाई गुड़ और लोटे में पानी लाए। लड़कों के झुंड को उसने एक मध्यम झिड़की से भगा दिया। हम लोग लाई चबाने लगे। दो छोटी छोटी लड़कियों ने फिर आकर घेरा और मौनी में रखे गुड़ को एक टक घूरने लगे। केशर के बप्पा ने उन्हें थोड़ा थोड़ा लाई गुड़ देते हुए बताया, केशर की जेठानी की लड़कियां हैं ये। लैया गुड़ को एक ही झोंक में मुंह के हवाले करके दोनों ने फिर मौनी पर नजर टिका दी और खटिया की पाटी पकड़ पकड़ कर कूदने झूमने लगे। बूढ़ी के पास पुआल पर बैठी केशर ने बुलाया, ए गुड़िया इधर आओ। फिर उठकर दोनों को बाहों के घेरे में पीछे ले गई और समझाने लगी, वहां नहीं खड़े होते बिटिया, जानती हो कौन है? हाँ माई कहत नहीं, नाना है। नहीं बिटिया, वो साहेब है। आओ हम तुम्हें घर से दूसरी मौनी में लाई गुड़ देते हैं। और दोनों को लेकर अंदर चली गई। अंधेरा होने लगा था। केशर ने उसारे में अलाव जला दिया। बूढ़ी के साथ हम दोनों अलाव तापने लगे। वो बैल को चारा देने और चूल्हे पानी में लग गए। हम लोग बूढ़ी से हाल चाल लेने लगे। बूढ़ी ने हाँफ हाँफ कर जो कुछ बताया उसका सार ये था कि उनकी पतोहू बड़ी मर्दाना औरत है। बेटा तो जब से भट्ठे पर रहने लगा है, हफ्ते हफ्ते पर एक दिन के लिए घर आता है। खेती बाड़ी का भारी मेहनत वाला काम भी नहीं कर पाता। पतोहू अकेले दम पर घर गृहस्थी का सारा काज संभालती है। इसी जंजाल के चलते छीनी जैसी बिटिया निमोनिया से मर गई। इसी की सेवा से जिंदा हूं भैया, नहीं तो इस जाड़े में उठ जाती। दिन भर घर के भरमजाल से जूझने के बाद आधी आधी रात तक सिलाई में आंख फोड़ती है। गांव देश में इतना काम ही कहां मिलता। जो 4-6 रुपए का काम कभी मिला भी तो उसमें आधा उधार। किसी तरह नून तेल भर निकालती है तो देखकर जेठ जेठानी की आंखें फूटती हैं। जेठ अक्सर लड़ता है, झूठ मूठ कलंक लगाता है कि सिलाई तो बहाना है। दुनिया भर के लुच्चे शोहदे, छोटे बड़े बड़ों के लौंडे लपाड़े अंधेरा होते ही द्वार पर मंडराने लगते हैं। इसका आदमी तो भट्ठे पर जाकर आंख की ओट हो जाता है। मैं खानदान की पगड़ी उछलते नहीं देख सकता। किस किस से राल मोल लेता रहूं। बहुत बहुत सिलाई कढ़ाई वाली देखा। ये धंधा करना है तो बाजार में जाकर दुकान खोल। जेठानी अलग राह चलते कुफार बोलती है। चंदन जैसी लड़की इन लोगों की नजर में बबूल का काट हो गई है। इसका आदमी पहले एकदम गौ था, लेकिन कुफार सुनते अब वो भी कभी कभार सड़क जाता है। किसी किसी दिन आधी रात में आकर दरवाजा खुलवाता है। हम लोग चुपचाप सुनते रहे। थोड़ी देर बाद केशर के बप्पा ने कहा, हम लोग केशर की विदाई कराने आए हैं बूढ़ी। जगह बदल जाएगी तो बिटिया के मन में बैठी बेटी की मौत की गांठ कुछ फटेगी। बुढ़िया चुप हो गई। कुछ देर चुप ही रही, फिर बोली, अपनी बिटिया से ही कहिए, वही मालकिन है घर की। थोड़ी देर बाद केशर ने खाना लगाया। खाने में उसने आज मटर की पूड़ियां बनाई थी, तो इसे अभी तक याद है मेरी पसंद। केशर के बप्पा ने खाते खाते बात चलाई, हम लोग तुम्हारी विदाई कराने आए हैं बेटी। नातिन की मौत सुनने के बाद तुम्हारी मां अक्सर रोती रहती है। केशव तुरंत कुछ नहीं बोली, चुपचाप पूड़ियां सेकती रही। थोड़ी देर बाद उसके बप्पा ने फिर अपनी बात दोहराई, मेरा चलना अब कैसे हो पाएगा बप्पा? बूढ़ा बैल, बूढ़ी सास, इन्हें दाना पानी कौन देगा? क्यों, तुम्हारी कोई ननद नहीं आ जाएगी कुछ दिनों के लिए? 3 है, कहो तो हम 1 आध हफ्ते बाद फिर आए। वहां चलोगी, टीह पानी बदलेगा तो मन कुछ उत्साहिल होगा। दुख का जाला कुछ कट जाएगा। दुख तो काटने से ही कटेगा बप्पा, भागने से तो और पिछुआएगा। केशर चूल्हे की आग तेज करते हुए बोली। उसके चेहरे पर आग की लाल लपट पड़ रही थी। वो समाधिस्थ सी लग रही थी। ये केशर थी। एक निश्चित निर्द्वंद खिलखिलाती बेटी की भूमिका से कितनी जल्दी दुख भोगती पुरखिन की भूमिका में उतरना पड़ा था। मैं विषादग्रस्त हो गया। आखिर बोल ही पड़ा, तुम्हारे लिए मैं भी कुछ नहीं कर सका बेटी।
इसका मुझे बहुत अफसोस है। अरे नहीं पापा, मेरी सोच में अपनी देह ना गलाइएगा। जितने दिन आपकी बारी फुलवारी में खेलना खाना बदा था, खेले खाए। अब मेरा हिस्सा मुझे अलगिया मिल गया है, तो जैसा भी है उसे भोगना होगा, खेना होगा। माँ बाप जन्म के साथी होते हैं पापा। कर्म रेख तो सभी की न्यारी है। जब जनक जैसे बाप, जो राजा भी थे और ब्रह्म ज्ञानी भी, जिनकी इतनी औकात थी कि 100 बेटी दामादों को घर जमाई रखकर उम्र भर खिला सकते थे, 3 लोक के मालिक से बेटी ब्याह कर भी उम्र भर उसे सुखी देखने को तरस गए, तो हम गरीब लोग की क्या औकात। ये केसर नहीं, केसर के रूप में मूर्त हिंदुस्तानी नारी का हजारों हजार पीढ़ियों से विरासत में मिला अनुभव और यथार्थ को उसके ठोस व्यवहारिक रूप में पकड़ लेने की उसकी अंतश्चेतना बोल रही थी। इस हकीकी दर्शन को सहसा किसी किताबी तर्क से काटने का दुस्साहस संभव नहीं था। थोड़ी देर कोई कुछ नहीं बोला। अंततः उसके बप्पा ने अपनी आशंका से उसे सावधान कर देना चाहा। सुना है तुम्हारी जेठ जेठानी उल्टे सीधे कलंक लगाते हैं। तुम तो खुद ही समझदार हो बिटिया, जाने अनजाने ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए कि। पूरी बेलते केशव के हाथ पल भर को रुक गए। उसने सीधे सीधे बप्पा की आंखों में ताका। ये क्या कहते हैं बप्पा? फिर बिल्कुल ही कोई कुछ नहीं बोला। यात्रा की थकान थी, नींद जल्दी आ गई, लेकिन उतनी ही जल्दी उछट भी गई। कोई रोता है कि गाता है? चारों तरफ सघन अंधकार, भयावह सन्नाटा, और बीच में उभरता ये दर्द भरा पतला नारी स्वर। मैं दबे पांव मड़हे से ओसारे में आ गया। आवाज केशर की थी, अंदर की कोठरी से आ रही थी। बलिया प्रवास के दौरान सुना करुण कवि धीरज का गीत, सीता का दर्द। सीता जी को गर्भावस्था में पुनः वनवास हो गया है। लक्ष्मण उन्हें धोखे से जंगल में छोड़ आए हैं। राजा जनक को खबर मिलती है तो अधीर हो जाते हैं। तुरंत रथ लेकर मंत्री जी को भेजते हैं, जाकर जनकपुर लिवा लाइए, कहना तुम्हारे माँ बाप का रोते रोते बुरा हाल। लेकिन सीता जी मंत्री जी को समझा बुझाकर वापस भेज देते हैं। मत रोवे बाई, मत रोवे बाबाई, मत रोवे भैया हजारी जी। अपने करम वामा जरनी लिखाइला, आ करिए बाप महतारी जी। अपने करम वामा जरनी लिखाइला, आ करिए बाप महतारी जी। अब मंत्री कैसे समझाए कि बात केवल बेटी के दुख दर्द की ही नहीं है, इससे बाप की प्रतिष्ठा भी जुड़ी है। दुख अभाव के चलते या कैसे भी अगर बेटी का पैर कहीं ऊंच नीच पड़ गया, कोई ऐसी वैसी बात हो गई जिससे बाप की मूंछ नीची होती हो तो क्या कहते हैं मंत्री जी? इसके माने बप्पा हमें अभी तक समझ ही नहीं सके। बप्पा से जाकर कहिएगा, मुझिया तो हार बप्पा हेठ न हुई है, पगड़ी के होना उतारी जी। उतही मरैया माँ जिनके बेतौबे, नहीं जाबे अन की दुआरी जी। टूटा ही
भीतर जलती लालटेन के प्रकाश की पतली रेखा किवाड़ों की फांक से बाहर आ रही है। मैं अंदर झांकने का प्रयास करता हूं। एक हाथ में कैंची पकड़े सिलाई मशीन को आगे रखे बैठी है केशर। चेहरा सामने है, आंखें आंसुओं से भीगी, पलकें बंद। मशीन में एक अधसिला कपड़ा लगा है। मैं दबे पांव वापस लौटता हूं। निविड़ अंधकार में मेरी आंखें देख रही हैं। सिलाई मशीन के सामने बैठी गाते गाते रोती केशर। शर्त जीत कर छोटी छोटी चीजें बटोरती केशर। छत्राकार घाघरा फैलाकर नाचती केशर। खिलखिलाती केशर और बाप के कंधे को थपथपाकर आश्वस्त करती केशर। दोस्तों, साइक्लोरामा नाट्य समूह की जानिब से पेशकश जो कि शिवमूर्ति जी के उपन्यास अगम बह दरियाओं और उनकी कहानी केशर कस्तूरी के हवाले से थी। उम्मीद है कि आपको लुत्फ आया होगा, आपने इसे पसंद किया होगा। इतिहासकार, संपादक और सिनेमा विशेषज्ञ रविकांत जी भारतीय भाषा कार्यक्रम के निदेशक और प्रतिमान पत्रिका के संपादक हैं। आपने अनेक किताबों और पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। भूलना कहानी से ख्याति प्राप्त चंदन पांडे अब वैधानिक गल्प और कीर्तिगान जैसे उपन्यासों के लिए भी जाने जा रहे हैं। आपको भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा नवलेखन पुरस्कार, शैलेश मटियानी कथा पुरस्कार, कृष्ण बलदेव वैद फेलोशिप से भी नवाजा जा चुका है। हाल में इन्होंने सम्मुख नाम से एक वेब पत्रिका भी शुरू की है। अब मैं बातचीत के लिए मंच जो है वो रविकांत जी और चंदन पांडे जी के हवाले करता हूँ। शुक्रिया। आप सभी को नमस्कार। अभी बातचीत की जो भी तैयारी है उसमें ये जो इतना भावुक पाठ रहा उसने डेंट लगा दिया है। बहुत भावुक पाठ रहा, उस टीम को मैं शुक्रिया कहता हूँ। ये उपलक्ष्य 75 का जो संदर्भ मुझे अपनी तरफ से अच्छा लगा कि हम लोगों के लिए नए तरीके से जानने समझने का मौका है। अलग अलग समय में हम लोग पढ़ते हैं तो वह इंप्रेशन क्रिएट नहीं हो पाता जितना एक साथ उस रचनाकार को पढ़ते हुए हमें लगा। तो आज के लिए मैंने जो बातचीत करने का एक बातचीत से पहले बड़ा अच्छा मौका है कि एक समय एक शिल्प बड़ा चर्चित हुआ था कि आप देश के बरक्स किसी इंसान की उम्र को दिखाइए। मतलब जिस दिन देश आजाद हो रहा है उस दिन कोई इंसान पैदा होगा और उसके मार्फत आप कहानी आगे बढ़ाते हैं। सलमान रश्दी ने इस थीम को वाइडली एक्सप्लोर किया। आज हमारे साथ यही मौका है। 1950 में हमारा देश गणतंत्र होता है और 1950 में ही शिवमूर्ति जी का जन्म होता है। देश की गति मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो सिस्टम को भीतर से जानता हो, भीतर से जानने का मौका मिला हो। पारिवारिक जीवन, एक लाजवाब पारिवारिक जीवन, दोस्तियां, इनकी स्मृतियों के बारे में अपनी एक किताब में ये लिखते हैं सृजन का रसायन में कि नानी और मामा की स्मृतियां छिन जाएं तो मैं कितना अकिंचन हो जाऊंगा। केवल जो स्मृतियों से निर्मित व्यक्तित्व होता है वैसा व्यक्तित्व आज के समय में जो जीवन भी अच्छा जिया, लाजवाब जीवन,
और हिंदी कहानी में सबसे आगे की पंक्ति जो होगी उसमें अपना नाम दर्ज करा पाना यह मामूली अचीवमेंट नहीं है। मतलब सफलतम जीवन का अगर कोई उदाहरण होता होगा तो ऐसा जीवन आपने जिया है सर, आपको इस बात की बधाई। और इसी से मेरा पहला प्रश्न है कि इन 75 वर्षों में आपके देखे मानवता कितनी प्रगति कर सकी है, खासकर भारतीय संदर्भों में, या क्या वाकई प्रगति कर सकी है? बहुत गूढ़ प्रश्न है और लेखक तो विचारक बड़ा नहीं होता, फिलासफर भी नहीं होता, क्योंकि अगर अपने को फिलासफर मान लेगा, बड़ा विचारक मान लेगा तो औरों की नहीं सुनेगा, अपनी ही जोतेगा। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कुछ तो कहना ही है। प्रगति हुई है, आर्थिक प्रगति हुई है, वैज्ञानिक प्रगति हुई है, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक खुद को ही नहीं आदमी बना पाया, वरना क्या क्या नहीं ये आदमी बना पाया। तो खुद को आदमी बनाने की जो गति पहले थी वही मंद हुई है, वो विपरीत दिशा में जा रही है। आदमी आदमी मिलकर, दो लोग मिलके जो समूह बनाते थे, अब वो समूह दो अलग अलग दिशाओं में खींच के ले जाने का जमाना आ गया है। तो पहले तो मुझे लगता था कि हाँ आदमी आदमी बन रहा है, लेकिन बाद में अब ये लगने लगा कि अब आदमी को आदमी बनने या बने रहने में अब मुश्किलात ज़्यादा हो गई हैं। बाकी विज्ञान वगैरह, आर्थिक स्थितियाँ वो सब तो बदल रही हैं, आदमी बनना ही कठिन लग रहा है मुझे। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा शुरू में ही, और दिलीप गुप्ता एंड पार्टी को भी, क्योंकि जिस तरंग में शिवमूर्ति जी लिखते हैं, खासतौर पर अगम बहे दरियाव, लेकिन जो सिर्फ गद्यात्मक है वह भी काफ़ी पद्यात्मक है, उसमें रस बहुत है। तो इतने रस के संप्रेषण के लिए कुछ संगीत तो जरूर चाहिए, और आपने बहुत अच्छा किया जो उसको गाया भी और नौटंकी के करीब भी पहुंच पाए, क्योंकि कोई विधा ऐसी नहीं है, लोक विधा, जो इनके अगम बहे दरियाओं में उदाहरण के तौर पर न आए। हम गिनते गिनते थक जाएंगे। वैसे ही जैसे कि वो नाम आते हैं, जो नाम अपने आप में आपको सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं, अच्छा ये नाम मैंने कहाँ सुना है, नहीं भी सुना है तो ये नाम कितना चकित कर देने वाला था, दबंगा, है ना। इस तरह के ढेर सारे 200 किरदार, उसमें ढेर सारे नाम, ठीक है। तो अपने आप में मैं तो काफ़ी रस में और फंस पे किताब वो रही मेरे लिए, अगम बहे दरियाव। कुछ कहानियाँ भी पढ़ी, और मृत्युंजय और दिनेश इन सबसे डिस्कशन करते हुए जो सीखा, और मनोज जी ने जो चीज़ें सप्लाई की हैं मुझे कि ये भी पढ़ लीजिए, वो भी पढ़ लीजिए, जितना पढ़ पाया, जो फिल्में देख पाया, उसके आधार पे सवाल करूंगा। लेकिन मैं भी एक गूढ़ प्रश्न से ही शुरू करूंगा, और वो सवाल मेरा है, सवाल आपके लिए नहीं है। आपने उस सवाल का जवाब कई तरह से दिया है। वो सवाल ये है, उसको भी शेर से ही शुरू किया जाए, जो शाहिद अमीन ने साइट किया अपनी किताब में, फिराक एहसास की ऐसी रियाजत, हकीकी शायरी भी है बड़ा काम। तो आप मेरे लिए हकीकी शायरी करते हैं, जैसा कि इतिहासकार भी करते हैं, और इतिहासकारों को के लिए इस तरह की किताब बहुत सहूलियत देती है कि एक कालखंड को जो कि कैप्चर कर ले, आपातकाल से लेकर अभी हाल तक 40 साल की कहानी कह दे। हम खोजते हैं इस तरह के कोट अनकोट यथार्थवादी कृति को, क्योंकि हम भी तो कहा जाता है कि हम भी यथार्थवादी काम करते हैं इतिहासकार। लेकिन मैं यहीं पर आपने जो सृजन का रसायन में कहा है और दीगर जगहों पे कहा है, उससे बहुत भ्रम होता है। भ्रम ये होता है कि आपने उस यथार्थ को जिया है और उसी में रद्दो बदल करके पेश कर दिया है, ज्यों का त्यों, वरना आप कुछ हैं ही नहीं।
एक विनम्रता की चली आती परंपरा है संस्कृत साहित्य से लेकर उर्दू साहित्य से लेकर हिंदी साहित्य में भी, कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, एक संसार है जो कि मेरे माध्यम से चीजों को लिख देता है। आपकी कलाकारी जाहिर है उसको बहुत लोगों ने बहुत तरह से समझने की कोशिश की है। भूमिकाओं में आपसे सवाल जो किए गए हैं उसमें, तो इसी को साहिर लुधियानवी भी दूसरे तरह से कहते हैं कि दुनिया ने जो तजुर्बात और हादसात हमें दिए उसको मैं लौटा रहा हूं। ठीक है, जब आप फिर से अपनी कृति को अपने अंचल को समर्पित करते हैं और कहते हैं कि ये सब मैंने सीखा है, तो ये भ्रम होता है कि आपका कलाकार कहाँ वहां पर है। कई लोग एक ही चीज साथ साथ देखते हैं, एक ही यथार्थ को देखते हैं, लेकिन हर कोई मंटो की तरह नहीं लिखता, हर कोई आपकी तरह नहीं लिखता। तो ये सवाल रह जाता है कि जाहिर है कि कलाकार तो आप ही हैं उसके, उस यथार्थ को जो आप रच रहे हैं। आप सिर्फ सहमत होंगे, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? मैंने कह दिया। मैं भ्रम में पड़ जाता हूं कि ये विनम्रता है या भौतिक यथार्थ लेखन कर रहा है। देखिए, इन दोनों सिरों के बीच में क्या है? दरअसल बात लेखन कैसे होता है इसको बता पाना बहुत मुश्किल है। वो जो उसकी अंतः क्रिया है, कहीं आपने सुन लिया कोई गीत का मुखड़ा, कहीं आपने कोई संवाद सुन लिया उसको संजो लिया, कहीं कोई दृश्य देख लिया, किसी कोई मुस्कान देख ली, कोई चितवन देख ली, किसी का गुस्सा से तमतमाता चेहरा देख लिया, तो वो सब आपके पास कलेक्ट हो जाते हैं। जहां देखा जिसका देखा, कोई उपादान है, उनके साथ ही हमें याद रहता है। अब हमें इन चीजों को इस तरह जोड़ना है कि वो एक यूनिट बन जाए। जैसा मैं कह सकता हूं राइटिंग के प्रोसेस के बारे में ये कहते हुए कि इसको कोई बता नहीं सकता, सबकी अलग अलग होती है और जिसकी होती है वो भी नहीं बता सकता। यद्यपि माँ बच्चे को अपने गर्भ में धारण कर लेती है, उसको पता चल जाता है 15-20 दिन महीने में कि बच्चा पेट में आ गया है, लेकिन वो कैसे ग्रो करता है, जब वो 9वें महीने में 8वें महीने में हाथ पैर फेंकने लगता है तभी वो बता सकती है कि बच्चा हिल डुल रहा है। अदरवाइज वो कैसे वहां तक पहुंचा, कैसे उसका निर्माण हुआ, कोई नहीं बता सकता। उसी तरह लेखक नहीं बता सकता, दिमाग में है और जब कलम पकड़िए तो वो आ जाता है और जुड़ता जाता है। दिमाग अपने आप ही अलग अलग जगहों से देखी हुई चीजों को एक जगह लाता है। कैसे वो कर लेता है, नेचर ने वो क्षमता दिया है, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। जैसे गाने के लिए मुझे कहा जाए या नृत्य के लिए कहा जाए, हम 1000 नृत्य देख लिए हों लेकिन उस तरह नहीं नाच पाएंगे। तो मेरा तो यही मानना है कि जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो जो आपके अंदर इंस्टिल कर देते हैं पैदा होने के दिन से, मुझे लगता है कि कुछ समय अगर बीतेगा तो जो अभिमन्यु की कथा है कि पेट में उसने सुन लिया चक्रव्यूह भेदन, अभी तो लगता है कपोल कल्पना है। जब ये कल्पना की गई थी, वाल्मीकि ने की थी कि विमान, पुष्पक विमान चला था वहां से यहां तक आया था और उसमें उतनी जगह थी जितना आज के बड़े से जंबो में नहीं थी, तो जाहिर है कि वो कल्पना ही माना गया था, लेकिन आज वो सही हो गया। उसी तरह किसी दिन बताएंगे हमारे वैज्ञानिक कि किस तरह, किस वजह से ये होता है। जैसे हार्मोन्स के बारे में बताते हैं कि कुछ तत्व तो हैं बॉडी में पैदा होते हैं, वही हमें संचालित करते हैं, वही हमारे मुंह में कभी कालिक फुतवा देते हैं और वही हमें कभी ऊंचाई पे महिमा मंडित कर देते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि मेरा योगदान उसमें यही है कि मैंने एक कमरे में, उसको मैं अक्सर कहता हूं कि कबाड़ खाने से साइकिल कसता हूं। कबाड़ खाने में मैं लाकर इकट्ठा करता रहता हूं। मान लीजिए साइकिल बनाता हूं, कहीं से रिंग मिल गई, कहीं से सीट मिल गई, कहीं से चक्का मिल गया, कहीं से टायर मिल गया,
और मैंने उसको जोड़ दिया। ये जोड़ने वाली बात जो है, कहाँ क्या लगेगा, यही लेखक की भूमिका मैं समझता हूँ। बाकी मुझे लगता है कि दिया हुआ है किसी का, प्रकृति ने कुछ दे दिया आपको और आप उसको लिए घूम रहे हैं। प्रकृति ने आपको लंबा बना दिया, प्रकृति की आपके महाराणा प्रताप जैसी मूछें बना दी, आप उस पर गर्व करते घूमते हैं। जिनके पास नहीं है, ज्यादातर ऐसे इलाके हैं जहां मूछें बहुत कम निकलती हैं, तो इसी पर तरस खाते हैं कि क्यों नहीं निकल रही है। तो ऐसे ही समझिए सृजन के बारे में। जैसे अगर इस प्रश्न का टाइटल देना होता तो प्रश्न को मैं देता शीर्षक कि अगर थोड़ा अंधेरा उतर आया होता। यह वाक्य त्रिशूल तर्पण उपन्यास के दूसरे ही पन्ने पर 2 बार आता है। एक ही वाक्य 2 बार आता है, दोनों में 2 संदर्भ है और ये संदर्भ ही 2 एक क्लासिक नॉवेल हो चुका है। और मैंने देखा कि उमा शर्मा ने अपने इंटरव्यू में पहले ही से नोट किया है ये क्लासिक उपन्यास है और उसकी क्लासिक के पीछे उसकी कहानी को बता रहे हैं। लेकिन वह उपन्यास एक चीज को इतना सुंदर दर्ज कर रहा है, मेरे तय फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऐसा मुझे लगा कि जो संवैधानिक नैतिकता है, जिसमें भाईचारा है, बंधुत्व है, बराबरी का अधिकार है, उसके बरक्स जो आदिम नैतिकताएं हैं कि ईमानदार रहना है, सजा देनी है, उनका एक मुकाबला है। रजपत्ती है जो सोचती है कि अगर थोड़ा सा अंधेरा उतर आए तो हम एक गन्ना तोड़ लेंगे। उनके पास एक धुर जमीन नहीं है कि वो कभी गन्ना टेस्ट कर सकें बिना दूसरे के खेत से लिए। और चंदर वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि जैसे ही गन्ना तोड़ेगी और थोड़ा अंधेरा उतर आए तो मैं इसे दबोच लूंगा। तो यानी कि एक चोरी की सजा संवैधानिक नैतिकता के बरक्स, इसे मैं इसे प्रश्न न बनाता कि अगर पिछले 10-15 वर्षों में हमने ये पूरा हंगामा न देखा होता कि पिछले 50 वर्षों में कुछ हुआ ही नहीं, पिछले 100 वर्षों में कुछ हुआ ही नहीं और सारे चोर हैं, सबको गलत बताते हुए आगे बढ़ने की जो प्रवृत्ति आई कि आप अगर कोई सवाल उठाते हैं तो आप पे ही उल्टा सवाल कर दिया जाएगा, यह प्रवृत्ति जो सोशल मीडिया के समय में सबसे ज्यादा उभरी, उसको यह उपन्यास अपना विषय बनाता है कि संवैधानिक नैतिकता बरक्स आदिम या प्रचलित नैतिकता। तो प्रश्न मेरा सर आपसे ये है कि क्या आपने इसे योजनाबद्ध किया था या यह एक अवश्यंभावी क्लैश है जो होना ही होना है? लिखते समय कहानी दिमाग में आती है तो बहुत सारी चीजें खुद होती चली जाती हैं, रैशनल बनाने के लिए, तार्किक बनाने के लिए। लेकिन इतनी दूर तक नहीं सोच पाते हैं कि ये यहाँ भी काम आएगी, यहाँ भी काम आएगी, यहाँ भी काम आएगी। तो ये सोच करके नहीं, जो मुझे लगता है जो बहुत सोच करके उसका आदि अंत और पॉलिटिकली करेक्ट हो तो फिर उसमें से उसी मात्रा में रस या पठनीयता घटती जाती है। मैं जब लिखता हूं तो मैं केवल कहानी पे ध्यान देता हूं कि कहानी व्यवहारिक बने और किसी जगह हमें पहुंचाए अंत तक, बस इन्हीं 2 चीजों पर। वो हो सकता है संवैधानिक और यथार्थ के बीच का जो क्लैश है उस पर उस समय मेरा दिमाग नहीं जाता है। बाई चांस हो जाता है तो प्रशंसा होने लगती है और नहीं होता तो वो रिजेक्ट कर दी जाती है, जानबूझकर नहीं होता, हो जाता। तो जैसे इसी का एक पार्ट है कि तर्पण जब खत्म हो रहा होता है तो जो प्यारे है कैरेक्टर वो अपने पुत्र के द्वारा की गई हत्या को अपने ऊपर ले लेता है, लेकिन जब वो जेल जा रहा है तो कहता है कि ये जगन्नाथ और गया जी जाने जैसा है, कुछ ऐसा ही बात कहता है वो। तो क्या यह फिर वही नहीं है? हालांकि ये कहानी के संदर्भ में और यहाँ मैं धर्म को कम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर ये उन्हीं रूपकों और उन्हीं दृष्टांतों के पास जाने की बात नहीं है जिसका विरोध पूरा उपन्यास कर रहा है। वास्तव में ऐसा होता है कि हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में क्या चीज अच्छी मानी जा रही है, पैमाना अच्छाई का क्या है, बुराई का क्या है। जैसे बहुत सारे ग्रंथ हम पढ़ते हैं, हमारे ही खिलाफ लिखा गया है तो भी हम उसको ढोल बजा के गाते हैं और उसमें आनंद भी लेते हैं, आप समझ रहे होंगे। तो उसी तरह
ये भी है कि गांव में सारे पंडित लोग हैं, सब गया जगन्नाथ जी की बात करते हैं, तो दलित लोगों को भी लगता है कि गया जगन्नाथ जी, उनको ये नहीं लगता है कि ये गया जगन्नाथ जी जाना पंडों का इसमें शातिरपना है, वो दान दक्षिणा लेने के लिए इन लोगों ने बनाया हुआ है, ऐसा नहीं मानता। वो देखते देखते यहाँ तक उसकी बुद्धि नहीं पहुँचती कि हम दलितों को वहाँ जाने की क्या जरूरत है, हमें कौन सा मोक्ष मिलना है, या हमें यही दुनिया में रोटी मिल जाए इतना ही काफी है। तो जानबूझ के नहीं करता प्यारे, लेकिन जो आइडियलिज्म उसके अंदर समाज ने भर दिया है और कुछ सोच ही नहीं पाता कि और हम क्या करें। वो इतना सोच पाता है कि बेटे ने जो किया सही किया, प्रतिरोध किया, अब उसकी सजा काटनी है तो बेटे के बजाय मैं अपने सिर ले लेता हूं, मैं तो बूढ़ा हूं 70 साल का, मैं जेल में रहूं चाहे बाहर रहूं, बेटे को बाहर रहना चाहिए क्योंकि उसमें प्रतिरोध की क्षमता है, उसने प्रतिरोध किया है, तो प्रतिरोध की आग जलती रहे और मेरे अंदर तो बुझ चुकी है, तो इसलिए मैं जेल चला जाऊंगा। और उसको लगता है कि पुण्य का काम है, पाप पुण्य की दृष्टि से वो अभी मुक्त नहीं हुआ है। बड़े बड़े लोग नहीं मुक्त हो पाएंगे, गांव का दलित कहां से मुक्त होगा। एक और सवाल मैं ये पूछना चाहता था, चूंकि प्रेम बहुत है आपके, करुणा भी बहुत है, हिंसा भी बहुत है आपकी कहानियों में, आपके उपन्यास में, लेकिन प्रेम का एक और रूप, और ख़ास तौर पर जिसमें दैहिकता हो, उसका विशद वर्णन कतई नहीं है। और एक बार फिर मैं मंटो से तुलना करूँगा, माफ़ी चाहते हुए, आप दोनों अलग अलग लेखक हैं, बिल्कुल अलग अलग ज़मीन पर भी लिखते हैं, लेकिन तुलना करना चाहूँगा कि जिस तरह मंटो को पढ़ते हुए आप टिटिलेट नहीं होते हैं, उत्तेजित नहीं होते हैं उस तरह से, हालांकि बाजार ने मंटो को उस तरह से बदनाम किया या बेचा कि नहीं मंटो को पढ़ेंगे तो आपको उत्तेजना होगी, यौन उत्तेजना होगी। देह बहुत महत्वपूर्ण है आपके यहाँ प्रेम में, और ये सिर्फ स्त्री देह नहीं है, स्त्री देह जाहिर है विनिमय का अखाड़ा है, दो ग्रुपों के बीच में, दो लोगों के बीच में, दो समुदायों के बीच में, वो तो है ही, दो पुरुषों के बीच में वो लगातार है, और कभी उससे वो महिला निकल पाती है उस देह के लॉजिक से, लेकिन वो संघर्ष है लगातार। देह को किस तरह से बचाया जाए और देह को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए हथियार की तरह, दोनों महत्वपूर्ण है। लेकिन एक बात जो मेरा ध्यान खींचती है वो है भरतनाट्यम में एक जो प्रसंग आता है, और वो कमाल का किरदार है। आपने उस किरदार को गढ़ने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, उसी तरह से जैसे दैहिकता को जिस तरह आपने परिभाषित किया है उसको लिखने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए। वो ये है कि ये किरदार कहता है आपका, मैं नायक है ना, किस तरह के छिटपुट यौन संबंधों को मैं गंभीरता से नहीं लेता, इसे मेरा दमित पुंसत्व कहिए या लिबरल आउटलुक, मैं पाप पुण्य, जायज नाजायज, पवित्र अपवित्र और सत्यत्व असत्यत्व के मानदंडों से भी सहमत नहीं, मांग कर रोटी खाली या काम तुष्टि पाली, एक ही बात है। प्राचीन काल की नियोग प्रथा को भी मैं आज के युग में भी उतना ही उपयोगी मानता हूँ, वगैरह वगैरह। और इस तरह की एक सहजता यौन संबंधों को लेकर के मुझे लगता है काफी पसरी हुई है, हालांकि द्वंद्व भी है कि इस देह पर किसका अधिकार है और कौन उस पर कब्जा करना चाह रहा है, और वहीं से बचाव और हिंसा दोनों पैदा होते हैं। तो मुझे लगता है कि एक नई चीज आपके तो यह भी उसी जमीन से आता है जहां से कि वह लोक संस्कृति आती है। ये बिल्कुल मैं इस तरह का वर्णन दैहिकता का नहीं देख पाया हूं बहुत सारी कृतियों में। हाँ, सही कह रहे हैं, वो उसी जमीन से आया है। उस जमीन पर, हमारी जमीन पर, गांव में इतना ज्यादा संकुचित विचार के लोग बहुत कम हैं, और जैसा उसमें कहा गया है उस तरह के विचार के लोग ज्यादा हैं। मेरा अलग से विचार नहीं है, बस ये है कि मैं उसका समर्थन करता हूँ
और जो मेरी अगली कहानी आप पढ़ेंगे कुच्ची का कानून, तो उसमें मैंने यही कहा है कि स्त्री के शरीर पर स्त्री का ही अधिकार रहेगा। वो ऐसी कोई चीज जैसे बैंक के अकाउंट में जो जिसके नाम से जमा है वही निकाल सकता है पैसा, उतना ही अधिकार स्त्री का अपने शरीर पर है। को किससे वो प्रसन्न है, किसका वो साथ चाहती है, किसका नहीं चाहती है। इसमें जो बनाया गया है, ये टर्मिनोलॉजी बना दी गई कि जायज है या नाजायज है, यही अब्सर्ड है। जो उसको अच्छा लगे वही जायज है। ये बाद में जो बांधा गया है वो हमारा वो जो लेखक है, जो हमारा पात्र है, जो बेरोजगार भी है, नौकरी भी खोज रहा है, उसकी पत्नी भाग भी गई है, तो भी वो कह रहा है कि मेरा दृष्टिकोण यही है कि स्त्री का शरीर उसका है और उसी को तय करने दीजिए कि उसका किस रूप में उपयोग करेगी या नहीं करेगी, कोई दूसरा आदमी नहीं। हमारे यहाँ तो ऐसे भी पात्र स्त्रियां, इतनी बोल्ड पात्र भी हैं जो कहती हैं कि आप अपनी इज्जत स्त्री के उस हिस्से में क्यों रखते हैं, जो असुरक्षित हिस्सा है उसमें अपनी इज्जत क्यों रखते हैं। भाई अपनी इज्जत ले जाके तिजोरी में रख दो, लाकर में रख दो, स्त्री के शरीर में इज्जत रखने का क्या मतलब है। और कहते हो मेरी इज्जत लुट गई, तो जहां न लुटे वहां ले जाके रखो, जहां लुट जाना स्वाभाविक है वहां क्यों रखते हो। तो इस तरह की महिलाएं भी हैं और उन चीजों को मैंने देखा है। तो एक स्वतः स्फूर्त चिंतन होना चाहिए। मेरे ख्याल से मेरी बात स्पष्ट हो जाती है इतने से, क्योंकि कई सवाल हैं। तो चूंकि मैं इसी कहानी पर टिका हूं, तो इसी से मैं एक दूसरे तरह का सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, और इसमें भी थोड़ा सा पढ़ दूं कि आदर्श और यथार्थ और आदर्श आपको क्या बनाता है। नहीं, ऑफ हो गया था। क्या बनाता है उस पर एक बहुत ही इसका हम लोग ध्यान रखें कि जो सोच रहे हैं कि रुकें कि जाएं, वे लोग रुकें, इस तरह हम लोग बात तो इसका तो तरीका सिर्फ यही था कि आपको बात करने दें, हम लोग बात करेंगे तो फिर वो हो ही जाएगा। नहीं, तो इसका मतलब कि अपनी बात को भी ऐसे करिए। वो सवाल सिर्फ इतना था, मैं नोट नहीं करूंगा, ठीक है। सवाल सिर्फ इतना था कि एक यही किरदार कहता है कि हम आदर्श क्यों पढ़ाया जाता है हमको, जैसा कि आजकल भी पढ़ाया जा रहा है, सिर्फ आदर्श ही। और सेंसरशिप भी इसीलिए होती थी फिल्मों में कि आप अच्छी चीजें दिखाएं, अच्छी, ताकि आपके नवयुवक नवयुवतियां, तो ये बच्चा ये परेशान है कि हमें ऐसा क्यों, महाराणा प्रताप क्यों बना रहे हैं आप, भगत सिंह क्यों बना रहे हैं, हमें वैसे लोग क्यों नहीं बनाते जिससे कि हम उसको बता रहे हैं। ऐसा है, एक लड़का है, वो बेरोजगार है, चारों तरफ दौड़ रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है, मास्टरी नहीं मिल रही है, और उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। और किताबों में पढ़ाया गया है राजा हरिश्चंद्र, महाराणा प्रताप कि अन मन पे कट जाओ, मर जाओ, और फायदे में कौन हो रहा है, जयचंद हो रहे हैं, अम्भी हो रहे हैं। मतलब जो दगाबाजी करते हैं, जो मुखबिरी करते हैं, जो गद्दारी करते हैं, वो ऊंचे पद पे पहुंच रहे हैं। तो वो कहता है कि हमको उन्हीं विभीषण, अम्भी वगैरह का ही क्यों नहीं हमारे पूर्वज में पढ़ाते, वो भी तो हमारे पूर्वज हैं, उनको पढ़ाओ तो उनसे हम कुछ सीखें और जल्दी सेटल हो जाएं। आप पढ़ाते हो तो और दुनिया मिलता है उनको। तो ये द्वंद्व सारे युवकों का है और दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। कि वास्तविकता, अगर जिंदगी की वास्तविकता हमें कुछ और तरह से दिखाई दे रही है, तो किताबों में ही आदर्श क्यों घुसाया जा रहा है, ये बात है। रविकांत जी ने जो कहा कि ये काफी अनकंफर्टेबल जोन में लेकर जाते हैं, खास करके जो भरतनाट्यम में जो पत्नी कैरेक्टर है, अगर उसे कोई एलेबोरेट करे
तो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल जोन में ले जाने की बात होती है वहां पर, क्योंकि जब वो पिता हड़काना चाहता है तो पिता को पलट कर जवाब देता है कि मैंने आपको मना किया था क्या। वह जवाब बहुत कुछ कहता है, लेकिन ये हाइट ऑफ अनकंफर्टेबिलिटी नहीं है इनकी। इन्होंने एक जगह लिखा और पढ़ के मैं काफी दिनों तक सोचता रहा। उसमें मैंने प्रश्न में दिया है सर कि जिंदगी के प्रारंभिक वर्षों में पिता का कठोर अनुशासन न रहा होता तो पता नहीं मेरा क्या भविष्य होता, जबकि जिन्हें पिता कहता चला आ रहा हूं, माय गॉड, जबकि जिन्हें पिता कहता चला आ रहा हूं, मां की सूचना के अनुसार वे मेरे पिता ही नहीं, पर उधर बढ़ेंगे तो बाढ़ ही कथा पार नहीं रहेंगे। इस पद से याद आता है कि आपकी आत्मकथा की आवश्यकता है पाठकों को। अगली योजना इस अवसर पर क्या यह पाठक उम्मीद करेंगे आपकी आत्मकथा पढ़ने को मिलेगी? जब मैंने ये लिखा था, ये किताब सृजन के रसायन में और उसके पहले उसमें है, और यहीं छोड़ दिया है कि नानी मेरी सगी नानी नहीं, मामी मेरी सगी मामी नहीं, और तो और बाप जिनको कह रहे हैं लोग वो मेरे सगे बाप नहीं। तो ये तो बहुत ऐसा बयान है। तो लेकिन मैंने उस समय लिख दिया था कि अगर ये बात लिखूंगा, इस कथा को आगे बढ़ाऊंगा तो बाढ़ कथा पार नहीं लहाऊं, रामचरितमानस की एक अवधानी है ये, कि उधर बढ़ेंगे तो पार नहीं पाएंगे। और हम उस समय बीमार थे और हमारे मन में जो बहुत सारे पात्र थे उनको मैं भाई नेम दे देना चाहता था एक किताब में कि मेरे पास ऐसे भी चरित्र थे, ऐसे भी चरित्र थे, ऐसे भी चरित्र थे। तो एक किताब वो सृजन के रसायन में आ गई, जो और चीजें हैं उसमें मैं कैसे लिखता हूँ, कैसे कहानी मिलती है, उसी तरह मैं कहाँ पैदा हुआ, कहाँ परवरिश हुआ, मेरे माँ कौन है, पिता कौन है। मेरे पास 2-2 ननिहाल हैं, बहुत सारी चीजें मेरे पास जोड़े में हैं जो लोगों के पास सिंगल है। तो अब इस समय पूरा याद नहीं है, लेकिन ये जान लीजिए कि इसको मैंने बाढ़ई कथा पार नहीं लाऊं, वो बाढ़ई कथा जो है अब मुझे जीवन मिल गया है और एक उपन्यास लिख दिया है। मैं सोचता था कि इस उपन्यास लिखने भर का जीवन मिल जाए, वो मिल गया। उस दिन मैंने फेसबुक पे डाला कि अब कल ही मुझे कुछ हो जाए तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब लग रहा है 1-2 साल और कुछ नहीं होगा। तो अब वो जो बाढ़ई कथा पार नहीं लाऊं, उस कथा को पार करने में जुटा हुआ हूँ। उसमें मैं बताऊंगा कि हमारे 2 नाना कैसे थे, हमारे 2 पिता कैसे थे, रिकॉर्ड में क्या है, गैर रिकॉर्ड में क्या है, माँ क्या बताती है, बहुत सारी चीजें हैं। उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे मेरी शादी हुई। मेरी माँ ने एक सज्जन के पीछे पड़ के मुझसे कहती रही कि जाओ इनको हम चाय जब पिला लें, एकदम आराम से इनको सुरती खैनी खिलाने लगे, तो तुम कहना कि ए मामा हमारा ब्याह न कराऊया। तो जब भी वो आते थे, क्योंकि हम लोग नए उस गांव में बसे थे, और जो दूसरी हमारी बिरादरी के चौधरी थे वो बहुत बड़ा उनका शायर बायर था, और उनके बेटे का रंग भी गोरा था और बड़े भी थे, तो जो आता पहले उन्हीं के यहाँ पहुंच जाता था। तो हमारी माँ कहती थी कि यहाँ हम लोग नए बसे हैं, कोई जानता भी नहीं, और उतना साफ मेरा बेटा भी नहीं है। माँ मेरी गोरी थी, पता नहीं मैं कैसे इससे हो गया। तो वो सिखाती थी कि जाओ कहो मामा हमारा ब्याह न कर ब्या। तो 2-3 बार कहे तो कहे कितना ब्याह चाहते हो, तो हमने कहा 3। दुल्हन कितनी दुल्हन चाहते हो, तो मैंने कहा 3। तो कहा 3 बेटियां तो मेरे ही हैं, जाओ निश्चिंत रहो। और फिर उन्होंने अपने घर फोन करके कह दिया कि अब बेटी की शादी वहां करेंगे। उनके घर वाले आए, देखे, उनका घर भी देखे, मेरा घर भी देखे। अरे कहा वो लोग तो बिल्कुल दरिद्र हैं, वहां कहाँ करेंगे। तो उनका भाई हम वचन दे दिए हैं, वो लड़का 4 साल की उम्र से शादी दुल्हन मांग रहा है, तो अब हम वहीं देंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी विचित्रताएं मेरी जिंदगी में है। पर मेरे ही उसी विवाह के दिन, जैसे हम बारात लेकर नहीं गए, हमारी पत्नी बारात लेकर आई, हम भी 6 साल के थे, वो भी 6 साल की थी। और जब मेरा कान छेदा जाने लगा, मैं रोने लगा,
तो वो भी आके मुझको बिराने लगी। बिराना जानते हैं? चिढ़ाने लगी। मैंने कहा सारी दुनिया बिराए तो बिराए, ये जो मेरे अंडर में रहने वाली है ये अभी से इस तरह कर रही है। तो हमारे हाथ तो ये लोग पकड़े हुए थे जो कान छेदने के लिए लाए थे। मैंने पैर से उसको मारना चाहा तो वो तो नहीं लगा, पीछे हट गई, लेकिन उसी समय उसने पूरा घूंसा हमारे सीने पे मारा। और उस दिन के बाद फिर हम लोगों के बीच में कभी मारपीट तो जब आपने सवाल पूछा, अब मैं निश्चित हो गया हूँ। तो अब वो सारी चीजें जिनमें बहुत सारी विचित्रताएं हैं, एक सामान्य व्यक्ति से की तुलना में बहुत सारी विचित्रताएं हैं, तो मैं अब उन सबको लिख रहा हूँ जो इस मेरे उपन्यास से कम 3 गुना ज्यादा, क्या कहेंगे उसको, 3 गुना ज्यादा कैची होगा। शुक्रिया सर। ये विचित्रता की बात उन्होंने बहुत अच्छी की। अगर आप लोगों ने वो पढ़ा होता सृजन का रसायन, तो उसमें काफी कुछ इस बात पे आपने लिखा है। मैं आपके पात्रों की तरफ आना चाहता हूँ। वो बिमली, सुरजी, केसर, संतोखी, जंगी, सनिचरी, कुच्ची, मामा मामी, उतराहा मामी, ये सारे पात्रों पर आपने लिखा और आप खुलकर बताते हैं। जो हिंदी में एक अपने सोर्सेस छुपाने की परंपरा है, उसके अलग ये खुलकर बताते हैं कि इन्होंने कौन सी कहानी कहां से पिक की है, लिखते भी रहे हैं। इन्होंने बिमली के नाम जो पत्र लिखा है, बिमली के नाम ना, तो उन पत्रों में वो पत्र प्रश्न ये है कि ये जीवन से उठाए गए पात्र आपकी कहानियां पढ़ते हैं। फर्स्ट थिंग, क्या कभी किसी ने कहा कि यार तूने मेरे बारे में गलत लिख दिया, या कभी किसी ने ये कहा कि काश मैं इतना अच्छा कर पाया होता जितना तुम अच्छा मेरे बारे में लिख रहे हो? एक मंगल सिंह है हमारे इस उपन्यास में अगम बहे दरियाओं में, जो श्रमिकों की ओर से लड़ते हैं अपना संगठन बनाकर मजदूरी बढ़ाओ आंदोलन में। मंगल सिंह, तो मंगल सिंह को वो शहीद नहीं हुए थे, लेकिन अपने उपन्यास में मैं उनका केवल हाथ पैर टूटा था तो उनकी दवाई करा दी गई थी, लेकिन इसमें मैंने उनको शहीद दिखा दिया। तो उनको जब पता चला, वो दिल्ली में रहते हैं, आज मैंने फोन किया, संयोग से बनारस में है, नहीं तो वो आते। तो उन्होंने कहा कि आपने इतना बड़ा काम कर दिया, मैं शहीद नहीं जिंदगी में हो पाया, आपके उपन्यास में शहीद हो गया, मैं तो चला जाऊंगा 10-5 साल में, उपन्यास जब तक रहेगा मेरी शहादत का दर्जा। तमाम पात्र हैं हमारे उपन्यास में, 300 से ज्यादा पात्र हैं इसी में। तो उसमें जोड़ने के लिए, जैसे 2 स्थानों को जोड़ने के लिए नदी पे पुल बनाया जाता है, केवल पुल बनाने भर का हम काल्पनिक लेते हैं, अन्यथा ऐसे विचित्र लोग हैं ही। जैसे उसमें एक हैं वो विद्रोही जी, तो हमारे गांव के एक मथुरा यादव थे, हमसे 1 साल छोटे थे। सन 77 का चुनाव था, सेंट्रल वाला हो चुका था, यूपी वाला हो रहा था, और वो संजय गांधी आए और उनके साथ हमारे इलाके अमेठी के राजा संजय सिंह भी आए, और धड़ धड़ मोटर लेकर के, और पहले से हो गया कि बूथ कैप्चरिंग के लिए लोग आ रहे हैं। ये अपने वहीं इनका गन्ने का खेत था, गन्ने में पानी चढ़ाए हुए थे, मतलब सिंचाई कर रहे थे। वो भी कंधे फावड़ा रख करके आए, मुझसे छोटे थे वो, अभी उनकी डेथ हुई। हमने कहा उपन्यास छप के आ गया लखनऊ, कल मैं आपको परसों देने आऊंगा। उसी रात वो चले गए। तो ऐसे पात्र भी आप बोले, हाँ मैं जनता की जीभ हूं, जनता ने अपनी जीभ मुझे दे दिया है बोलने के लिए, और चले गए। तो ऐसे ऐसे कैरेक्टर हैं। ये जो इसमें बैताली का कैरेक्टर है, बैताली का घर मेरे घर के ठीक पीछे है, अभी बेचारा वो भी चला गया, वो मुझसे 2 साल बड़ा था। तो ज्यादातर देखे हुए लोग ही हमारे यहाँ आए हैं, इसलिए कि कल्पना की जरूरत नहीं पड़ती, और कल्पना करके आप उतना चटक कैरेक्टर खड़ा नहीं कर सकते। हम लोग पुराने जमाने के कवियों की तरह थोड़े हैं, हम लोग होमर थोड़े हैं कि लिख देंगे, या वेद व्यास थोड़े हैं कि इतने कैरेक्टर खड़े कर देंगे।
अब तो देख के खड़े कर दें इतना ही बहुत है कि जो जैसा है वैसा ही लिख दें तो इतना ही बहुत है। तो बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि अब तो ये मिलने लगे हैं कि मुझको भी कहीं जरूर डाल दीजिएगा। हमारा एक मैनेजर हमेशा कहता था यार आप पे कहानी जरूर लिखना। अगला सवाल है कि ये मुनीर नियाजी के एक शेर से मैंने इसे किया स्टार्ट कि हमेशा देर कर देता हूं मैं। केसर कस्तूरी का कथावाचक कौन है? श्री उपमा जोग का कथावाचक, ख्वाजा वो मेरे पीर का कथावाचक। यह किसी की भी मदद समय पर नहीं कर पाता, किसी की भी मदद समय पर नहीं कर पाता। मुझे आप माफ करिएगा, मैंने इसे पूरबिया प्रवृत्ति का नाम दिया है कि हमारे यहाँ भाई तो आगे बढ़ते जाते हैं, बहनें पीछे छूटती जाती हैं। ये वहां तक तो ठीक है, लेकिन उसके आगे वो जाके जब केसर से कहता है कि माफ करना, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाया, तो एक तो होता है अपराध से मुक्ति, लेकिन वह उस अपराध बोध से भी मुक्ति पा लेना चाहता है। भाई अगर वो नायिका कह देगा अरे कोई बात नहीं आपने ट्राई किया, उसे ही वो मुक्ति मान लेगा। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? भागने की प्रवृत्ति जो है लेखकों में ज्यादा होती है, पता नहीं क्यों ऐसा है। क्योंकि जिंदगी से जो भागे हुए, मुझे लगता है जो एक नंबर के आदमी होते हैं क्वालिटी वाइज, वे उतरते हैं मैदान में, अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते हैं, लाठी गोली खाते हैं, खोपड़ी फुड़वाते हैं। मुझे वो ए ग्रेड के आदमी लगते हैं। और जो सेकंड ग्रेड के आदमी होते हैं वो लाठी खाने नहीं जाते हैं, लाठी के बारे में नारा लिख देते हैं या कुछ और लिख देते हैं, गीत लिख देते हैं कि इसको सब लोग चल के गाओ, लेकिन खुद लाठी अगर चलने लगे तो पीछे भाग जाएंगे। श्याम नारायण पांडे थे, वीर रस के कवि हैं, हल्दी घाटी। एक बार आजमगढ़ में कब सम्मेलन में जा रहे थे, डीएम साहब के बंगले के अंदर पहुंचे, नीम अंधेरा था, वहां जो संतरी खड़ा था उसने पूछा हुक्म सुनेगा, जोर से पैर पटक के संगीन ऐसे आगे करके, वो फट से ठाकुर प्रसाद सिंह सूचना अधिकारी थे, उनको आगे करके खुद उनके पीछे खड़े हो गए कि पता नहीं क्या कर रहा है। तो आप लेखक से ये बहुत मत उम्मीद करिए कि वो आगे आगे लाठी गोली खाने जाएगा। तो इसी तरह ये जो तीन पूर्वीय प्रवृत्ति नहीं है, मुझे लगता है कि सारे लेखक जहां भी होंगे और अगर वो आगे चले गए, जैसे वो डुएल में चले गए, इतने बड़े कवि रूस के 26 साल की उम्र में चले गए, तो मुझे तो हाँ पुष्किन तो 26 साल में चले गए। महाराज आप 86 साल तक लिखते रहते, बहुत लोगों का काम करता, जान देने वाले दूसरे लोग ही हैं। मुझे नहीं लगता कि एक ने दूसरे को ललकार दिया तो या मैं मर जाऊं या तो तुम मर जाओ, ऐसा रास्ता निकाला कि दोनों ही न मरे। अब मरना है तो कोई और मरे, आपके ललकारने से जो मरता हो मरे, आप क्यों मर रहे हैं? तो मेरा कहने का आशय यह है कि मदद करने की जिजीविषा उस रूप में बहुत कम लोगों में होती है, और मेरे अंदर चूंकि नहीं है, मैं चाहता हूं, थोड़ा बहुत करता भी हूं, लेकिन इतनी नहीं कर पाता जितनी क्षमता है। तो मुझे लगता है कि मेरा ही अक्स उसमें उतर गया है। मेरी एक बहन है, वो भी रियल बहन से बस जरा सा कम है, वो पांडे है। रियल बहन से थोड़ा ही कम है, लेकिन वो मेरे ऊपर भाई का बोझ उतना ही मानती है। और बीच में उसकी शादी हो गई तो मैं पता ही नहीं लगा पाया, नौकरी में था कि उसकी शादी कहाँ हुई, और माँ बाप उसके देहांत हो गए। मैं सोचता रहता कि श्यामा कहाँ गई होगी, लेकिन वो पाणे थी और मैं ओबीसी था। लोग पूछते कि तुम पाणे श्यामा को पूछने क्यों जा रहे हो, तो गया नहीं बहुत दिनों तक। एक दिन जब उसका बेटा बड़ा हो गया, 16 साल का हो गया, तो वो उस अपने बेटे को लेकर शहर आई, और शहर से हमारे घर आई 40 किलोमीटर दूर। बचपन में आती थी, देखती थी कि गांव का ये नाम है, ये बाजार है, वहां से इतनी दूर है। वो खोजते हुए घर पर के हमारे घर तक आई, और अभी उसका अब तो इधर मैं ये करने लगा हूँ, मदद करने के लिए तैयार हो गया। ये 3 कहानियां लिखने के बाद अब कोई कहानी लिखूंगा तो उसमें मैं मदद करूंगा, क्योंकि मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। अभी उसने कहा कि भैया ये हमें वो हो गया है, ए ग्रेड का लीवर में हो गया है। तो हमने कहा अच्छा तुम भेजो, उस पर व्हाट्सएप पे भेजो, मैं पता करता हूँ।
तो कल की बात यह है, और मैंने आज ही पता करके भेज दिया कि बहुत खतरे की बात नहीं है, होगा तो दिखाया जाएगा। तो आदमी लेखक जैसा होता है, मुझे लगता है कि कुछ कुछ उसका अक्स पात्रों पर आ जाता होगा। यही कारण है। मैं भीड़ हूं, कोई कहे चलिए गवाही दे जाइए, देने चलिए, कोई कहे चलिए जमानत ले लीजिए, मैं सोचूंगा ये भाग जाएगा, हमारा खेत नीलाम होगा, तो मैं कोई कोई बहाना कर देता हूँ। तो वही चीजें निकल करके मेरे ख्याल से आ रही हूँ। अच्छा है, आपके पात्र मुतमईन हैं कि वो शहीद हैं, इसलिए अमर हैं। आप भी अगम बह दरियाव लिख के ही मुतमईन थे कि अमर हूँ, क्योंकि हम लोग मौत की इतनी बातें कर रहे हैं। मैं इसी संदर्भ में, चूंकि हमारी याददाश्त या हम जो करते हैं, हमारी कृतियाँ मीडिया पर मुनहसर है, जैसे प्रिंट पर आपका उपन्यास आया, जैसे तिरिया चरित्र पर फिल्म बनी, और वही एक अच्छी सी फिल्म मुझे दिखी, वासु चैटर्जी ने बनाई और सलील चौधरी भी अच्छी है, कसाई बाड़ा भी अच्छी है। हाँ, कसाई बाड़ा भी ठीक ठाक है। ये तीसरी तो और अच्छी है, जबकि यंग डायरेक्टर है, उसकी ले लीजिए। हाँ, तर्पण पर और अच्छी है, उन दोनों से अच्छी है तीसरी है। हाँ, मुझे वो ज्यादा अच्छी लगी। अभी मैं फिर से देखूंगा, अगर आप कह रहे हैं तो। मैं इसे कह रहा था कि जिस तरह का आज प्रयोग हुआ कि आप उपन्यास को संगीत के साथ पेश करें, तो मैं सोच रहा हूं कि एक OTT सीरियल क्यों नहीं अगम बह दरियाव का बन सकता है, जिसमें कि एक सांगीतिकता भी साथ साथ चले, लोकगीतों का, नौटंकी का और तमाम चीजों का साथ साथ। अगर कोई इसको लेने वाला हो, ये मैं बेच रहा हूँ आइडिया, नहीं। फ्री में दे रहा हूँ, लेकिन मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ, मैं बेच रहा हूँ, आइडिया बेच रहा हूँ, मैं कैसे बेच सकता हूँ? मैं इसी प्रसंग में आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका तजुर्बा फिल्मकारों के साथ कैसा रहा, क्योंकि बहुत सारे लेखकों का बहुत बुरा भी रहा है। मैं जैसा सोचता हूँ कि ऐसे ऐसे कैरेक्टर होने चाहिए और ऐसे ऐसी एक्टिंग होनी चाहिए, उतना मुझे संतुष्ट नहीं कर पाता है। वासु चटर्जी यहीं आए थे, यहीं दिल्ली में ही उसका वो हुआ था, जो ओपनिंग होती है। बजट का कंसर्न था उसमें, बजट का कंसर्न था। नहीं, बजट का तो था, लेकिन बहुत सारे डायरेक्टर्स को दुनिया का भी अनुभव नहीं होता। तिरिया चरित्र कहानी में जो बिमली है, उसकी माता 40 साल की होगी, 35 साल की होगी, और वो दलित परिवार की है, तो गांव की है, उसको सीधा पल्ला उड़वा दिए, और भारी भरकम है। भारी भरकम तो हो सकती है, खाना पीना मिल रहा है तो, लेकिन सीधा पल्ला तो गांव की लड़की नहीं, माँ नहीं उड़ेगी, जो माँ बन चुकी है। इसी तरह का वो छोटी छोटी गलती कर देते हैं, तो जैसे वो दाल में कंकड़ की तरह आ जाता है। एक बहुत बड़ा सीरियल आ रहा था पल्लवी जोशी, जिसमें थी मृगनयनी था। मृगनयनी में जिसने उपन्यास पढ़ा होगा वो देखिए कि वो मृगनयनी जो है, जंगली भैंसे ने आक्रमण किया, उसने उसका सींग पकड़ा एक हाथ से और ऐसे घुमा दिया, ये लिखा हुआ है। जिस जंगली भैंसे को वो लड़की ऐसे घुमा देगी, उसका वजन 60-65 किलो तो होना चाहिए। वो पल्लवी जोशी उसमें 25-30 किलो की लड़की थी। तो मुझे लगा कि ये तो भाई नहीं ठीक है, ये लोग इतना भी ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए अब मैं सोचता हूँ कि इन लोगों को दूंगा नहीं, क्योंकि वो उसमें से कोई समझदार मिलता नहीं है, तो अब नहीं दे रहा हूं मैं। आप सोच लीजिए, उपन्यास मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा का है, अगर आप पढ़िए तो जो मृगनयनी का की बॉडी निकलती है, लंबी चौड़ी स्त्री, और आप मौके पे कुछ और दे देंगे, तो एक चीज तो ये हो गई। दूसरी, सारे लोग उपन्यास इतना बैठे हैं पढ़ेंगे, तो आप यहाँ 200 लोग हैं तो 200 मृगनयनियां कल्पना में आपकी आ जाएंगी। आप अपना चित्र बनाइए, आप अपना चित्र बनाइए, आप अपना चित्र बनाइए, तो अलग अलग मृगनयनी रहेंगी। जितने पाठक उतने मृगनयनी। और एक जब बन गया तो अभी लोग बता रहे कि कर्ण जी मर गए, कर्ण जी मर गए। कर्ण जी तो कब के मर गए, मतलब वो जो मर गए, अब कर्ण उसी रूप में हमारे दिमाग में बसे हुए हैं।
या जो राम बने हैं अब उसके अलावा दूसरा राम आप खोज नहीं सकते। राम तो सांवले थे, राम तो सांवले थे, कृष्ण तो सांवले थे, महादेव सांवले हैं, शंकर भगवान सांवले हैं। अब धीरे धीरे उनको भी गोरा करने के चक्कर में लोग पड़ गए हैं। तो इसलिए भी मैं इस पर OTT वगैरह नहीं करूंगा कि जैसा हमारे पाठक के मन में वो चरित्र उभर करके आया है वैसा ही वो रहे। इसलिए मैं सरेंडर करता हूं अपनी इस लिप्सा को, मतलब इस पर मैं कंट्रोल करूंगा और दूंगा नहीं। पैसा जितना मिलना था मिल चुका है। पेंशन मिलती है इतना कि 2 प्राणी आराम से खाएं, तो इसलिए आप पैसे का क्या करेंगे? एक थोड़ा सा फिर मैं आप पिछली बार में लखनऊ में हम लोग जब मिले थे तो मैंने जानबूझकर ये सवाल पूछा था, उसी का एक अगला हिस्सा पूछ रहा हूँ। शिवमूर्ति जी कहते हैं कि इन्होंने फिल्में ज्यादा नहीं देखी है। जब मैं बनाना रिपब्लिक पढ़ रहा था तो मुझे बिमल रॉय की फिल्म परख याद आ रही थी, जिसके डायलॉग शैलेंद्र ने लिखे थे, एकमात्र फिल्म जिसके डायलॉग शैलेंद्र ने लिखे, और उसमें सरित चौधरी का म्यूजिक उसमें भी है, संगीत। यानी कैसे आपका समझ है, जो आपका पहला सवाल था चंदन, कि रिपब्लिक की जो यात्रा है, तो बनाना रिपब्लिक का विस्तार है अगम बह दरियाओं, एक तरह से कि रिपब्लिक सिर्फ वो नहीं है जो बड़ा स्टेट है, जो केंद्रीय स्टेट है, बल्कि वो रिपब्लिक हर गांव में, हर उस मूर्ति में है जिसको लेकर के लड़ाई हो रही है, अंबेडकर की मूर्ति, हर उस पंचायत में है जिसकी सीट पर कौन आएगा और कौन महिला के नाम पे कौन पुरुष राज करेगा से लेकर के हर छोटी और बड़ी लड़ाई। जग्गू कैसे मानता है कि यही एक तरीका ही है जिस तरह से उसको ट्रीट किया गया है, क्यों डाकू बन के ही अपने हक ले सकता है। तो एक लंबा विस्तार है और उसको आपने बहुत बारीकी से उसको कैप्चर किया है एक तरह से। क्या आपकी आने वाली किताब में भी जो जीवनी परख है उसमें भी इस रिपब्लिक का आख्यान होगा? जो जिंदगी में घटा है ये तो बनाना रिपब्लिक तो कहानी है, तो उसमें तमाम कल्पनाएं भी हैं, लेकिन आप पूछ रहे हैं कि जो जीवनी आने वाली है उसमें भी इन विचारों को शामिल किया जाएगा। तो मैं आपको बताऊं कि मेरा एक 2 साल बड़ा मित्र था, वो डाकू था, तो उसने मुझे कई बार ऑफर दिया कि आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो उस समय तो मैं नहीं गया, मजाक में ही उसने कहा, एक दिन कहा आज चलो थोड़ा तो घूमाओ। मैं गया लेकिन उस दिन काम कुछ हुआ नहीं मेरा। तो मैं ये कह रहा था कि आपका सवाल क्या था? मैं बनाना रिपब्लिक की बातें जीवनी में भी आएंगी, हाँ, तो इसी रूप में आएंगी। वो डाकू, उसका नाम नरेश था, वो आया है हमारे इस किताब में, सृजन के रसायन में उसका उल्लेख है। हाँ, उसी समय मुझे नौकरी मिली थी, पुलिस वेरिफिकेशन होना था, मैं उसका इनकाउंटर हो गया था, उसकी लाश पड़ी हुई थी, मैं वहां जा रहा था, मेरा इतना अच्छा फ्रेंड था, हालचाल लेता रहता था। तो ये डॉक्टर साहब थे, उनके हम दवा लेने गए, हमने कहा वहां जा रहे हैं, कहा देखिए प्रेम करिए, सब कुछ करिए, लेकिन वो अब जा चुका है, अगर आप वहां देखने जाएंगे तो पुलिस ये पता लगाएगी कौन कौन गया था, और मेरे ख्याल से अगर ये भी लिख दे कि हाँ वो भी वहां खड़े थे, हो सकता है पुलिस वेरिफिकेशन आपके अगेंस्ट चला जाए, ऐसे ही बिना नौकरी के मारे मारे घूम रहे हो, फिर और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और मैं वहां गया नहीं, मैं वहां नहीं गया। जैसे इन 3 कहानियों में बगेड़ा साबित हुआ, वैसे ही वहां भी ये सब सोच करके मैं उसके पास, उसकी लाश के पास नहीं गया। तो अब जब लिखने की बारी आई है तो मैं उसके बारे में भी लिखूंगा। कैसे मैं एक स्कूल में पढ़ाता था, एक दिन पता चला कि वो आया है, थाना वहां से 1 किलोमीटर दूर था, आया है कि आपको कोई बुला रहे हैं, तो हमने कहा उनको यहीं बुला लो। कहा नहीं वो यहाँ नहीं आ सकते, वो वहीं मिल सकते हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि अच्छा एक लड़का आया था बुलाने, तो देखा, तो उसने पूछा सब ठीक ठाक है, हमने कहा हाँ सब ठीक ठाक है।
तो कहा कि कोई बात हो तो बताइएगा। हमने कहा कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ कहाँ घूम रहे हो दिन में 11 बजे? तो कहा नहीं, हम तैयारी से हैं, कोई हमें दिक्कत नहीं है। अब इस बात को अब हम लिख सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो आ गया, बाग में खड़ा है अकेला, वो बगल में नाला है, बिना पानी वाला नाला जो जेठ में सूख जाता है, उसमें उसके 2 गनर खड़े हैं, वो बाहर आके हमसे बात कर रहा है और फिर चला जा रहा है। तो ऐसे जो चीजें हैं वो इस किताब में आएंगी, मुक्त होकर के आएंगी। अच्छा, एक चीज और बता दें, वो जो अपने बड़े लेखक हैं नेपाल नायपाल जी कहते हैं कि अगर आप अपने रियल अनुभव को सीधे न लिखकर उससे कहानी उपन्यास वगैरह बनाते हैं तो समझिए कि आप अपने मटेरियल का दुरुपयोग कर रहे हैं या उसका सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो अभी तक बहुत दुरुपयोग कर चुके, अब जो इसमें लिख रहे हैं तो इसमें उपयोग करें। जिस तरह की बातचीत चल रही है, अच्छा, एक दो सर बहुत फास्ट सवाल पूछूंगा मैं कि प्रेम कहानियां बहुत कम लिखी जाती हैं हिंदी में, वो भी एक ओढ़ी हुई नैतिकता खास करके आपकी पीढ़ी में बहुत ज्यादा है। ये सवाल तो हम कई साल से पूछ रहे हैं। तो नहीं, मैं उस पर आ गया कि ख्वाजा वो मेरे पीर, वह एक अत्यंत मार्मिक कहानी है। मतलब उसको जितनी बार आदमी पढ़े उतनी बार होता है उस कहानी को पढ़ते हुए। और इस बार मुझे नया नया चश्मा लगा तो मुझे रोने में दिक्कत हो रही थी। तो उसे लिखते हुए मतलब एक चीज, अगर सड़क गांव में पहुंच गई होती, 70 साल बाद सड़क पहुंचती है, अगर सड़क गांव में पहुंच गई थी तो भी कहानी क्या वैसे ही बनती, उतनी ही मार्मिक, पहली बात। दूसरी बात कि उसी में एक कैरेक्टर है उतराहा मामी। उतराहा मामी का जो उनसे जो प्रेम छलक रहा है, जब वो कथावाचक कहता है कि अरे मामी कुछ बोलता है, तो मामी कहती है कि अरे हम अगर इतने ही पसंद होते तो तुम हमसे बिना बात किए चले जाते क्या। तो वे जो प्रेम है जो इन रिश्तों के दायरे के बाहर पनपते हैं, जिन्हें हम कभी कभी लिख देते हैं आजादी के नाम पर, लेकिन बंदिशों के दायरे में जो प्रेम पनपते हैं उन पर कोई कहानी लिखने की आपकी योजना? एक सवाल ये है। और आखिरी सवाल जो कि मस्ट टाइप का है कि युवाओं के लिए आप जो लेखन में आ रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? दोनों बातें कहेंगे तो ये अपना खत्म कर लेंगे इसके बाद। उतराहा मामी और युवा। हाँ, उतराहा मामी के बारे में जब लिखना था तो लिखे नहीं। अब उनके बारे में शायद उस तरह न लिखे, लेकिन उतराहा मामी जिसकी पत्नी थी प्यारे मामा, उनके साथ का अनुभव इतना ज्यादा डेंस है। उनकी एक प्रेम कथा है, उसको भी मैं शायद न लिख पाऊँ या कहीं लिख पाऊँ, क्योंकि जब आप छोटी कहानी से बड़ी कहानी में बढ़ते चले जाते हैं तो फिर वापस छोटा होना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हो सकता है न लिख पाऊँ। लेकिन उनकी एक प्रेम कहानी थी जो उनके घर और सामने एक घर था, उस घर में एक लड़की रहती थी और इस घर में ये रहते थे। दोनों साथ साथ जानवर चराने जाते थे। दोनों के बीच में प्रेम पैदा हो गया। तो जिस दिन उसको विदाई कराने के लिए आए लड़की को और पता चल गया कि हाँ वो लड़की कल विदा हो जाएगी, तो उतराहा मामा वो प्यारे मामा वो कहे थे अपनी माँ से कि उसको मत जाने दो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों दो बिरादरी के हैं, गांव में ऐसा थोड़े हो सकता है कि रोक लो, मेरा बेटा कह रहा है मत जाने दो तो उनकी विदाई मत करो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो वो कैसे आए लाठी चलाते हुए ऐसे घुमाते घुमाते, वो मेरे दिमाग में है। अब वो गा रहे हैं कि अब न चरौब तोहरी गैया जसुमती, अब न चरौब तोहरी गैया। मतलब आधा पागल हो गए थे वो, आधा पागल होके नाचते झूमते पागल की हालत में विक्षिप्त अवस्था में कहते हैं कि अब न चरौब तोहरी गैया जसुमती, अब न चरौब तोहरी गैया, ऐसे करके लाठी फेंक देती। तो वो हमारे दिमाग में है। अगर कलम में कुछ ताकत बची रहेगी तो उनको जरूर लिखेंगे, और कहीं कहानी के रूप में नहीं लिखेंगे तो जो ये लिख रहे हैं इसमें लिखेंगे। और मुझे लगता है ज्यादा
ज्यादा ताकत रहेगी, क्योंकि हकीकत लिखेंगे। उस लड़की ने, उसकी लड़की की माँ ने कहा, उसने कहा कि अच्छा माँ मैं तेरा कहा मान लेती हूँ, विदा हो जाऊंगी, जब तू कह रही है तो विदा हो जाऊंगी। वो कहा कि बाप की नाक क्यों कटवा रही है तू, अब बाहर आने वाले आए हुए हैं विदाई कराने वाले, और तू अब ऐसा कैसे कह रही है। कहा अच्छा माँ मैं तेरा कहा मान लूंगी, मैं विदा हो जाऊंगी, लेकिन आज मुझे उससे मिलने जाने दे। तो कहा कि अच्छा ठीक है। तो उससे वो मिलने के लिए माँ ने भेजा कि अच्छा जा मिलके और भोर से पहले लौट आना, मेरी नाक मत कटवाना। तो उसने कहा मैं लौट आऊंगी, और दोनों लोग मिलने गए और मिल करके भोर में वो आ गई और विदा हो गई। और तब मामा गाना गाए, चप्पल उससे पहले गए, यह मेरे दिमाग में मैं छोटा था और देखा था। तो उतराहा मामी उतनी प्रेमिल थी और प्यारे मामा भी उतने ही प्रेमी थे। वो कहीं और जुड़ गए और उतराहा मामी कहीं और जुड़ गई। बहुत उनका चेहरा मुझे याद आता है। मैं बहुत छोटा था, वो बहुत बड़ी थी, मामा थे बहुत बड़ी थी, लेकिन जब भी मैं जाता मुझे पकड़ लेती, खिलाती, ये करती, पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, ये पढ़ रहे हो, अच्छा 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 भैया हमको भी 1-2 क्लास पढ़ा दो। कहाँ पढ़ाओगे? हाँ कहाँ पढ़ाओगे, अच्छा 1 क्लास उर्दू खेत में पढ़ा दो, 1 अरहर के खेत में। इस तरह मजाक करते थे। तो अब उनको कैसे मैं व्यक्त करूंगा, उस बात को कैसे कह पाऊंगा, शब्द अक्षम हो जाते हैं, वही भाव कन्वे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं बार बार लिख रहा हूं कि जितना हो सके उनके नजदीक जाऊं। सड़क वाला रह गया था जी, सड़क वाला, हाँ सड़क दरअसल ऐसा है, आपके कहने के अनुसार ठीक है, सड़क बन गई होती तो ये कहानी नहीं पैदा होती। मुझे कहानी लिखनी थी, मैं सड़क क्यों बनने देता। युवाओं को सीख संदेश रह गया, संदेश संदेश तो आखिर में दीजिएगा, अभी तो श्रोताओं को भी प्रश्न पूछने का अधिकार मिलेगा ना। अच्छा जी एक आधे जी हाँ, आप में से पहले सुदीप्ति जी आप ही शुरुआत कर लें सवाल से, मेरे ख्याल से। आप तो एंड कीजिए, मैं बीच में कूद गई। माइक की ताकत है कि हाथ में माइक है तो मैं बीच में ही कार्यक्रम में नहीं, लेकिन सच में अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें शिवमूर्ति जी से तो आप पूछें। शिवमूर्ति जी, हमारी तो लंबी बातचीत हुई अगम बहे दरियाओं पे, लेकिन अभी जो आपने चंदन के उत्तर में आपने कहा कि जब बड़ी कहानी में चले जाते हैं तो छोटी कहानी की तरफ लौटना, तो एक तरह से उससे मेरा दिल टूट गया, क्योंकि आज भी अगर चलना पड़े तो मेरे लिए कुच्ची का कानून ऊपर है अगम बहे दरियाओं से। तो छोटी कहानी के हिंदी में उस्ताद बहुत कम हैं, बहुत ही, ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत सारी भाषाओं का बहुत ज्ञान है, लेकिन हिंदी में छोटी कहानी को एकदम जिसके जादूगर हैं उनमें से कुछ लोगों में से आप हैं। तो आपको तो लिखना चाहिए छोटी कहानियाँ, उसको नहीं छोड़ना चाहिए, ये तो मेरी दरख्वास्त है। लेकिन आज आप एकदम अपने कठोर ईमानदार रूप में दिखे कि आप अपने जीवन से लेकर जो सच है और उससे लेखक का जो सच है वो सब कुछ आप कह रहे हैं। और ये भी कहा आपने कि अगर मुझे कहानी लिखनी थी तो मैं सड़क क्यों बनवाऊंगा। तो उसी ईमानदारी के तहत मैं इस उत्तर की अपेक्षा कर रही हूँ कि आप अपनी रचनाओं में स्त्री के पक्ष में खड़े हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि दिखते हैं, मैं ये कहूँ खड़े हैं आप अपनी रचनाओं में। उसमें जो लेखक है वो हमेशा भगोड़ा नहीं दिखता है, वो उसे लगता है कि जो हमारा पूरा समाज है स्त्री द्वेष का एक आईना है, लेकिन आप जो बतौर लेखक खड़े हैं, तो क्या वो आप अपनी रचना में इसको दिखाने के लिए या अपनी रचना में एक अलग पहचान बनाने के लिए ये अपने रणनीतिक रूप से करते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं, बातें बहुत पॉलिटिकली करेक्ट करते हैं, लेकिन अपने निजी स्पेस में वो वैसे नहीं होते। तो मैं आपके निजी स्पेस में आपको बिल्कुल नहीं जानती, तो मैं ये पूछ रही हूँ कि ये रणनीति है स्त्री के पक्ष में होना है तो भी कोई बुरी बात नहीं है, या सच में आप स्त्री के पक्ष में हैं?
ईमानदारी से बोलिएगा, उसी कठोर ईमानदारी। सवाल भी बहुत ईमानदारी का। मैं सोचता था कि मेरे घर की कोई स्त्री इस पर अपनी राय दे, लेकिन शायद मेरी नातिन यहाँ बैठी थी, उसको देर हो रही थी, यहाँ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती थी, अभी चली गई मुझे लगता है, नहीं तो वो उससे माइक थोड़ा आगे तो ऐसा नहीं है। पता नहीं क्यों दादी को देखकर, अपनी बहन को देखकर, अपनी बुआ को देखकर, जिन्होंने चुपचाप सब कुछ सहा है और बोल नहीं पाई। एक मेरी बुआ थी, वो बुदबुदाती थी, तो अपने जमाने का कुछ बुदबुदाती थी। इस तरह से तो स्त्री की करुणा के प्रति मैं विनत हूँ। और इतनी स्त्रियां आई जीवन में अलग अलग रूपों में, नानी के रूप में, दादी के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, मित्र के रूप में, कि मैंने लिखा है कि मुझे कभी इन लोगों से खुदगर्जी नहीं दिखाई दी। मुझे इन लोगों ने हमेशा उदात्त बनाया, हमेशा मेरी सहायता की। और जिनको, जैसे एक नर्तकी थी, शिव कुमारी थी, नहीं है अभी, मैं पहली नौकरी में गया तो मेरे पास अटैची नहीं थी, मेरे पास कंबल नहीं था। मैं पहली नौकरी में गया, वो मेरी मित्र थी, तो उन्हीं का कंबल और अटैची लेकर के मैं गया था। आज भी वो हमारी मित्र हैं। मेरी बड़ी बेटी का मुंडन कराना था तो उनको वही लेकर के गई। तो अच्छा तुम तो हो अभी, हाँ, तो ये इस सवाल का जवाब तुम दो कि क्या मैं स्त्रियों के प्रति वास्तव में उतना ही संवेदनशील हूँ जितना अपनी कहानियों में दिखाई पड़ता हूँ, या घर में मारपीट करता हूँ और यहाँ आकर के वो नहीं, संवेदनशील नहीं है, स्ट्रिक्ट ज्यादा है, बट वो एज के हिसाब से चेंज होता रहता है। जैसे आप छोटे होंगे तो आपको बहुत डर लगेगा कि क्या होगा, क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है। बट जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे आप उन पर कम डिपेंडेंट होते जाते हैं, तो ही इज वेरी मच फ्रेंडली एंड वो आपसे हर लेवल की बात कर सकते हैं, जो भी आपके दिमाग में है। जैसे मुझसे तो नाना ये भी पूछ लेते कि तुम शादी क्यों नहीं कर रही हो, जब मैं बताती हूँ कि मेरा अभी मन नहीं है, तो वो बोलते देखो 50 तक का तुम अपना देख लो, उसके बाद तुमको किसी की जरूरत पड़ेगी, तुमको जिससे शादी करनी है तुम करो, तुमको अगर शादी नहीं करनी है तो कोई दोस्त रख लो जो शादी नहीं करना चाहती है, ताकि तुम बीमार पड़ो तो वो तुमको अस्पताल ले जाए, वो बीमार पड़े तो तुम उसको अस्पताल लेके जाओ। तो उस हिसाब से संवेदनशील है, इमोशनल भी है, सब कुछ समझते भी है। बट जब आप बचपन में उनसे मिलते हैं तो वो अलग होते हैं, जब बड़े होते हैं तो वो अलग होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी लोगों में से भी अगर कोई सवाल पूछना चाहे। शिवमूर्ति जी, आपने कहा कि 2 पिता थे आपके, 2 माताएं, 2 बहनें, 2 भाई, दुश्मन भी 2, डाकू भी 2 है, क्या शिवमूर्ति भी 2 हैं? क्या बात है, हर आदमी में होते हैं 10 जिसको भी देखना हो बार बार देखना। बहुत सही जवाब दिया है। और बाकी यहाँ पीछे की तरफ से या इधर से कोई सवाल पूछना चाहे? सर, जब आपको आपके साथ वालों के साथ पढ़ते हैं तो जो आपके ऊपर टैग है, जो सही है कि ग्राम्य कथाओं के लेखक, तो ग्राम्य कथाओं की जो ट्रांसलेटेबिलिटी है कि उसकी अनुवाद उस तरह से संभव नहीं हो सकता जिस तरह से शहरी कथाओं का उसकी जो रूटलेस कॉस्मोपोलिनिटी के कारण हो सकता है। तो क्या, क्योंकि हम बहुत सारी आकांक्षाएं अपने प्रिय लेखकों से होती है कि वो और भाषाओं में उस तरह से आए, तो क्या ऐसी ग्राम्य कथा कोई कॉन्शियसली लिख सकता है कि इसका ट्रांसलेशन भी बेहतर हो सके? मुझे लगता है कि लेखक को लिखते समय बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि ये ट्रांसलेशन इसका हो सकता है कि नहीं हो सकता है। फिर तो एक तरह का रिस्ट्रिक्शन आप अपने ऊपर खुद लगा लेंगे कि ये शब्द को हटाओ अब इसको रखो, इस शब्द को हटाओ अब इसको रखो। लिखते समय लेखक को बिल्कुल नहीं ये करना चाहिए। हमारा आगम बहा दरिया 3-4 लोगों ने प्रयास किया, यहाँ से लेकर ऑस्ट्रेलिया में एक लड़का है, उसने भी प्रयास किया, एक अध्याय भेजते हैं,
बिल्कुल जो मजा मूल भाषा में है उसका कुछ नहीं दे पाते, और मेरे ख्याल से मेरे साथ ही नहीं है। जब आप मूल पढ़ लेंगे उसके बाद ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। जैसे अरुंधति राय का द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स मूल में पढ़िए और फिर उसके बाद उसका अनुवाद पढ़िए, क्योंकि हर भाषा की कुछ न कुछ गंध है, स्वाद है, उसके लिखने का जो वाक्य संरचना है उससे एक्सप्रेशन जो आता है वो दूसरी भाषाओं में उस तरह का रिवाज नहीं है। हमारी हिंदी में कहाँ इस तरह का रिवाज है कि 20 पेज तक एक ही वाक्य रहेगा। ऐसा नहीं कि रिवाज नहीं है, बहुत पहले संस्कृत में कादंबरी लिखी गई है, उसमें है, वो भी बड़ा लंबा वाक्य लिखा है, लेकिन वो खत्म हो गया हमारे यहाँ हिंदी में नहीं है और बाहर है। मैं सोचता रहता हूँ 20 पेज में कैसे उसको बढ़ाते चले जाते होंगे, और इस खोज में हो कि उसको देखा जाए और फिर देखा जाए कि कैसे उन्होंने किया है। तो ट्रांसलेशन जैसे महिला आंचल को कहते हैं कि ट्रांसलेशन फ्रेंडली नहीं है, वास्तव में नहीं है। जब महिला आंचल में वो कहती है कि वो जो उसमें वो है दासिन है, लक्ष्मी दासिन, वो कहते त्रिषावंत जो होएगा पीवेगा झकमार, पानी प्यावत क्या फिरो घर घर सायर बाय, त्रिषावंत जो होएगा पीवेगा झकमार। बालदेव जी हैं, वो उनके कुछ समझ में नहीं आता, पढ़े लिखे नहीं है, उनको जो लगाव है लक्ष्मी का उनके प्रति वो भी उनकी समझ में नहीं आता है। वो कहती हैं कि बालदेव जी को मच्छर काट रहा होगा, मच्छरदानी लगा देना चाहिए जाकर के। बालदेव तो कुछ समझते नहीं, वो फूंक फूंक करके सो रहे हैं। फिर वो सोचती है कि क्यों जाए, हम नहीं जाते मच्छरदानी लगाने। भाई त्रिषावंत जो होएगा पीवेगा जगमग, अगर उनके अंदर ये तृष्णा नहीं जागृत हो रही है तो हम ही क्या कर सकते हैं। अब इस बात को का ट्रांसलेशन करना मुझे लगता है कि संभव नहीं है। उसी गहराई में उस भाषा में कोई आदमी उतना ही रेणु जैसा महारत रखने वाला आदमी हो और इस रूप में नहीं कहे, वहां के फार्म में कहे जैसा वहां कहा गया हो, तभी यह संभव है। इसलिए ट्रांसलेशन में मजा आधा पौना ही रह जाता है, ये सर्वविदित है। फिर भी यदि आगे कभी ट्रांसलेशन की विधा इतनी मजबूत हो पाई कि एक ही किताब के 20 भाषाओं में एक साथ ट्रांसलेशन हो और उतना ही आनंद ने, जिसको रीडिंग प्लेजर कहते हैं, उतना ही रीडिंग प्लेजर दें तो बहुत बड़ी बात है। काश कभी ऐसा हो, अभी तो ऐसा नहीं। तो जिस तरह से, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आपको शायद बेहतर फिल्मकारों का इंतजार है, बेहतर अनुवादकों का भी इंतजार हो सकता है। कई बार तो उपन्यास से बेहतर अनुवाद हो जाता है, यह भी होता है। और गंगौली वाली जो किताब है राही मासूम रजा की, वह भी आंचलिक है, उतना बुरा अनुवाद तो नहीं है उसका। किसी और का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है जी। जैसे लेखन तो सीखा नहीं जा सकता है, फिर भी हम देखते हैं, आसपास से सीखते हैं। वैसे शिव मूर्ति 75 साल की हुए हैं, तो इन 75 सालों में लोगों ने सिखाया है। कुछ ऐसी पुस्तक या कोई ऐसे लेखक आपके समकालीन हो या पहले हो जिनसे आपने सीखा है और अपने लेखन में लाया? मेरा यही सवाल। लेखन में ला पाया कि नहीं ला पाया ये तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन प्रेमचंद से बहुत सीखा। प्रेमचंद से ये सीखा कि गांव की गोबर की कहानी भी लिखी जा सकती है। नहीं तो जब गुलशन नंदा को पढ़ता था तो कोई होटल होता था, कुछ और होता था, तो हम समझते थे कि सारी लोगों की कहानियां होती हैं, गांव को कौन पूछेगा, गाय बैल को कौन पूछेगा। लेकिन 2 बैलों की कथा पढ़ लिया और बाकी चीजें पढ़ लिया तो लगा कि गांव पे लिख सकते हैं। तब मुझे लगा कि मैं भी अपने गांव पे लिख सकता हूँ। रेणु को पढ़ लिया तो ये लगा कि मन के गुह्यतम बातें कैसे शब्दों में ढाल कर संप्रेषित की जा सकती हैं। जैसे एक उदाहरण अभी मैंने दिया, एक और उदाहरण देता हूँ। उसमें काली चरण है और दूसरी वो कौन है लेडी जो बाहर से चरखा मास्टर नहीं आई है, मंगला। वहाँ वो उनकी जॉब निकाल दिया है अपने उससे, तो इनके पार्टी ऑफिस में या घर में आ गई हैं। उनको बुखार हो गया था तो घर में आ गई हैं
उनकी एक विधवा बुआ है कालीचरण की, रात में पानी बरस रहा है और लाइट बिजली चमक रही है, तो वो जो विधवा बुआ हैं वो देखती हैं कि लगता है कि कोई आदमी उस कोठरी की ओर गया है। फिर उनको दिखाई देता है पैरों का निशान, उनको लगता है वो पैरों का निशान है, ऐसे ऐसे करके कोठरी में गए। तब से वो देख रहे हैं, उनको लगता है कि मंगला रात में उस कोठरी में गई, या उस कोठरी में शायद मंगला है तो कालीचरण रात में उधर गए। और बड़ी देर तक वो जब जब बिजली चमकती है कि वापसी का निशान दिखाई दे दिया, वापसी का निशान पैर का वापसी का नहीं दिखाई दे रहा है, तो अंदर अंदर वो कुढ़ रही हैं, इसलिए को विधवा हैं और एक नैतिकता का पाठ उन्होंने उसके बाद पढ़ा होगा। लेकिन इस बात को न मंगला कुछ कहते हैं न कालीचरण कुछ कहते हैं, एक तीसरा आदमी सोच रहा है, उस सोच के माध्यम से उन दोनों का लगाव दिखा देते हैं। रेणु, इतना मैंने देश विदेश में जितना भी पढ़ा है, कहीं इतनी बारीकी से इतना अंदर तक किसी ने नहीं दिया। तो रेणु से जितना सीख सके हम शैली सीख सकते हैं। वो बहुत बड़े, बहुत ऊंचाई पे हैं, लेकिन उसका हिस्सा हनुमान जी के प्रसाद किलो भर खाया तो एक लड्डू हमें भी मिले, जितना मिल जाए वो समझिए फायदे का है। बाकी जो आपने कहा ये सही है कि लिखते सब अपनी क्षमता से हैं, पढ़ना आपके बस में है, लिखना अंदर से आने लगेगा और लिखते लिखते ही आएगा, वो किसी स्कूल में भर्ती होने से नहीं आएगा। हम भी अम्बाला छावनी में एक लेखन कहानी का स्कूल खुला हुआ था, एक बार बड़ी मुश्किल से 30-40 रुपया भेज दिए थे, दोबारा नहीं भेजे, तो कोई सिखा नहीं सकता, खुद ही लिखिए खुद ही पढ़िए। बहुत बहुत शुक्रिया श्री मूर्ति साहब, और बहुत ही ज़बरदस्त, दिलचस्प और अहम गुफ्तगू यहाँ हुई। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ।